हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल चैंसर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके जो क्लास 8 का जो चैप्टर थर्ड है, द यूनियन लेजिस्लेचर द पार्लियामेंट। इसका जो कंप्लीट जो एक्सप्लेनेशन है आपको बहुत ही आसान तरीके से इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो मेरे साथ इस पूरी वीडियो में बने रहिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए बेटा। तो हम यहाँ पर बात करें बेटा, आपका जो चैप्टर थर्ड है तो यूनियन लेजिस्लेचर्स। आपने जो है इससे पहले आपने जो गवर्नमेंट के जो डिफरेंट जो ब्रांचेस है या फिर जो गवर्नमेंट डिफरेंट तरीके से कैसे रन करता है, आपने क्लास 6 में जो है आपके लोकल गवर्नमेंट है उनके बारे में आपने स्टडी किया था। क्लास 7 का जो है वहां पर अपने स्टेट गवर्नमेंट का जो फंक्शंस है वो किस तरीके से होता है वो स्टडी किए थे। अब जो क्लास 8 में आपको जो है हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर जो यूनियन जो गवर्नमेंट है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो इससे पहले आपने जो है डिफरेंट जो दो जो चैप्टर्स हैं वहां पर आपने देखा कि भाई हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशंस के द्वारा जो गवर्नमेंट को जो पावर है उसको जो थ्री जो डिफरेंट जो ब्रांचेस है उसमें डिवाइड कर दिया जाता है। एक होता है आपका द लेजिस्लेचर, देन एग्जीक्यूटिव और आपके जुडिशियरी। जो तीनों के जो है अपने अपने जो डिफरेंट जो वर्क होते हैं, तीनों के अपने डिफरेंट पावर्स होते हैं। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट जो हमारा जो गवर्नमेंट के जो ब्रांचेस है जिसे हम लेजिस्लेचर्स के रूप में जानते हैं, जिसे हम पार्लियामेंट के रूप में भी जानते हैं। सो इसके बारे में आपको जो कंप्लीट जो इजी तरीके से कितना इजी हो सके जो है आपको मैं समझाने का, बताने का, अंडरस्टैंड करवाने का प्रयास करूंगा। तो यहाँ पर हम जो चलिए हम जनरली आपको पता है कि भाई लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हैं। सो इंडिया एज यू नो नाउ इज अ फेडरल रिपब्लिक। मीन्स हमारा जो इंडिया है वो क्या है, जो फेडरल रिपब्लिक है। फेडरल रिपब्लिक में क्या होता है, सो इट इज हैज वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट एट द सेंट्रल, द यूनियन गवर्नमेंट एंड वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल, द स्टेट गवर्नमेंट। में जो फेडरल जो रिपब्लिक जो सिस्टम्स होता है वहां पर टू डिफरेंट लेवल के जो है गवर्नमेंट है वो होते हैं, जिसको हम एक जो है यूनियन या फिर जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, और एक जो होता है आपका स्टेट गवर्नमेंट। तो ये जो दो डिफरेंट जो गवर्नमेंट का जो एक जो स्ट्रक्चर जो चलता है तो उसे हम जो फेडरल रिपब्लिक के रूप में जानते हैं। गवर्नमेंट का फेडरल रिपब्लिक जो सिस्टम्स होता है, जैसे यूनियन गवर्नमेंट की हम या सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो ऐसे अभी जो हमारे जो हम बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, जो हमारे पीएम प्राइम मिनिस्टर्स हैं अभी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो वो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट है। स्टेट गवर्नमेंट्स की बात करें तो डिफरेंट जो गवर्नमेंट्स है तो वहां पर आपको डिफरेंट जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, डिफरेंट जो लीडर्स हैं वो आपको देखने को मिलेगा। हम वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो हमारी वहाँ माननीय जो हमारी ममता बनर्जी जी हैं उनका गवर्नमेंट आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ और आप छत्तीसगढ़ में आएंगे बेटा तो वहां पर आपको माननीय श्री भूपेश बघेल जी हैं उनका जो गवर्नमेंट देखने को मिलेगा। बिहार में आप जाएंगे तो माननीय श्री नीतीश कुमार जी हैं उनका जो गवर्नमेंट है। तो इस तरीके से आप डिफरेंट जो पार्ट्स में जाएंगे तो आपको जो स्टेट है तो वहां पर डिफरेंट गवर्नमेंट आपको देखने को मिलता है। वहां पर डिफरेंट जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका जो गवर्नमेंट चल रहा है। तो द बॉडी दैट गवर्न इंडिया एट द सेंटर, दैट इज इंडियाज यूनियन लेजिस्लेटिव, इज नॉन एज द पार्लियामेंट। सो जो गवर्न करता है जो बॉडी और जो इंडियन जो यूनियन है, मीन्स हमारे जो सेंट्रल लेवल पर जो लेजिस्लेटिव होते हैं उसे हम पार्लियामेंट्स के रूप में जानते हैं। देन इट इज द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द कंट्री। लॉ मेकिंग बॉडी जो है मतलब जो कानून बनाने वाली सबसे जो बड़ी जो संस्था होती है वो होता है पार्लियामेंट। हमने आपको पहले ही पता होगा कि भाई जो गवर्नमेंट में थ्री जो डिफरेंट जो ब्रांचेस होते हैं तो उसमें आपने देखा था भाई कि जो कानून बनाना है, लॉ मेकिंग का जो काम है वो लेजिस्लेचर्स का होता है। देन उसको एग्जीक्यूट करना है, उसको लागू करने का जो काम होता है आपका जो एग्जीक्यूटिव का होता है जो आपके नेक्स्ट चैप्टर में है। फिर उसको जो है फॉलो करवाना, अगर किसी ने लॉ को ब्रेक आउट किया, उसको तोड़ दिया तो उसको पनिशमेंट करने का जो काम है हमारा जुडिशरी का होता है। सो यहां पर जो लॉ मेकिंग जो बॉडीज होते हैं उसे हम लेजिस्लेटिव या फिर जो लेजिस्लेचर के रूप में जानते हैं। देन इट इज कॉन्सिस्ट ऑफ द राज्यसभा, जो काउंसिल ऑफ स्टेट होता है, और एंड द काउंसिल ऑफ जो आपके जो द लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपल। मीन्स ये जो राज्यसभा हो गया उसे काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं, जिनका जो इलेक्शन है वो इनडायरेक्टली होता है ना। जो राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनका आपका जो क्या होता है, इनडायरेक्ट उनका इलेक्शन होता है, और लोकसभा है उनका जो इलेक्शन है वो डायरेक्टली पीपल्स करते हैं। इसके बारे में हम आगे जो है चैप्टर आपका बढ़ते जाएगा तो हम आगे स्टडी करेंगे। सो यहाँ पर द मेंबर ऑफ द लोकसभा एंड द मेंबर द राज्यसभा आर कॉल्ड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स। मीन्स हमारे जो
मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के और जो लोकसभा के, उसे हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एमपीज कहते हैं, है ना। ये आप पॉइंट्स नोट डाउन कर सकते हैं कि जो एमपीज किसे कहा जाए, या फिर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमपीज। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, ये जो है आपका फुल फॉर्म होता है किसका, एमपीज का। तो हमारे लोकसभा और जो राज्यसभा के जो दोनों जो मेंबर्स होते हैं, जो पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं, उसे हम एमपीज के रूप में जानते हैं। देन द पार्लियामेंट्स होल्ड इट्स सेशन एट संसद भवन और पार्लियामेंट हाउस इन न्यू दिल्ली। मीन्स जो जहां पर ये जो पार्लियामेंट्स है उनका जो मीटिंग होता है, मीन्स हमारे जो एमपीज हो जहां पर जाते हैं और जहां पर बैठ कर डिस्कशन होता है, उनका मीटिंग्स होता है, जहां पर लॉ मेकिंग किया जाता है, उसे हम पार्लियामेंट हाउस के रूप में जानते हैं। जो कहां पर लोकेटेड है, हमारे न्यू दिल्ली में लोकेटेड है पार्लियामेंट हाउस, या फिर जिसे हम संसद भवन के रूप में भी जानते हैं। जैसे ये आपका संसद भवन और पार्लियामेंट हाउस ये आपको दिखाई दे रही है, हमारा बेटा आपका जो अब जो है ओल्ड पार्लियामेंट हाउस हो जाएगा। मतलब ये जो हमारा जो संसद भवन है, अब यहां पर एक जो नया जो पार्लियामेंट हाउस है उसका इनॉग्रेशन होने वाला है, जिसके बारे में आपने अभी जस्ट आपके जो न्यूज में आपने देखा था कि जो सेंटर जो विस्टा जो प्रोजेक्ट है, या फिर जिसे हम अभी जो है सडनली आपका जो राजपथ है उसका जो नाम चेंज करके कर्तव्य पथ किया गया है। सो ये कहीं ना कहीं जो सेंट्रल जो विस्टा जो प्रोजेक्ट है, जहां पर हमारा जो नया जो पार्लियामेंट हाउस है उसका जो है वो बनाया जा रहा है, उसको बिल्ड किया जा रहा है। जैसे यहाँ पर आपको वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि ये जो है हमारा जो नया जो पार्लियामेंट हाउस है, ये हमारा ओल्ड पार्लियामेंट हाउस है। देन नेक्स्ट में आपको जो हमारा जो नया पार्लियामेंट, ये हमारा जो नया पार्लियामेंट हाउस है उसका आप देख रहे हैं, जहां पर इसका जो डिजाइन है आपको दिखाई दे रहा है, उसमें जो डिफरेंट जो फैसिलिटीज हैं वो आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से यहाँ पर डिफरेंट जो लॉबीज वगैरह बने हुए हैं, जहां पर डिफरेंट जो मेंबर्स हैं वो इकट्ठा हो सकते हैं। इसका जो नया जो सांसद पार्लियामेंट हाउस है उसको जो अगस्त 20 आपके जो 2019 में उसका जो है प्रस्ताव लाया गया था, और यहाँ पर पूरा जो नेटवर्किंग वाईफाई से कनेक्टेड है, ऑडियो विजुअल जो फैसिलिटीज है वो बेहतर प्रोवाइड किया गया है। जो नई जो बिल्डिंग है वहां पर 1200 आपके 24 जो मेंबर्स हैं उनकी बैठने की व्यवस्था है। साथ ही साथ जो हमारी जो राज्यसभा है वहां पर 384 जो मेंबर्स हैं उनकी बैठने की व्यवस्था है। नए बिल्डिंग में कोई जो सेंट्रल हॉल नहीं होगा, वहां पर जो लोकसभा है वहीं पर ही जो है कंबाइंड जो सेशन है वो ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। साथ ही साथ ये जो हमारा जो संविधान एक डिफरेंट जो कक्ष है, में जो संविधान से रिलेटेड डिफरेंट जो हमारी बातें हैं, बुक्स वगैरह है, तो उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो हमारे जो संविधान जो कक्ष जो नया जो पार्लियामेंट हाउस जो बन रहा है वहां पर होगा। तो ये सभी जो चीजें हैं एक जो नए भारत का जो एक जो नया जो स्वरूप है वो देने का प्रयास किया जा रहा है। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो पॉइंट आता है बेटा कि व्हाई वाज द पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चूजन। हमारे यहाँ जो ये जो पार्लियामेंट्री जो फॉर्म है गवर्नमेंट का वो चूज क्यों किया गया। अब ये क्वेश्चन आता है भाई कि जो पार्लियामेंट्री जो फॉर्म्स है वो क्या होता है, तो आगे चलिए उसी को देखते हैं हम। द रिप्रेजेंटेशनल डेमोक्रेसी कैन आइदर एडॉप्ट अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मींस जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात करें, जहां पर जो पीपल्स हैं वो डायरेक्टली ना इन्वॉल्व होकर अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, अपने जो लीडर जिनको चुन देते हैं, इलेक्ट कर देते हैं, देन वो उनके लिए जो डिसीजन लेता है। तो इस टाइप के जो गवर्नमेंट जो फॉर्म्स है वहां पर दो तरीके होते हैं। एक जो है होता है आपका कि भाई जो पार्लियामेंट्री फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होता है, और एक जो होता है आपका प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब ये जो दोनों हम देखेंगे कि जो आगे ये जो पार्लियामेंट्री क्या होता है और जो प्रेसिडेंशियल क्या होता है। एज यू सॉ इन द लास्ट चैप्टर, इंडिया हैज अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्रीवियस चैप्टर में भी आपने इसके बारे में जो है स्टडी किया है। अगर प्रीवियस चैप्टर का वीडियो आपने नहीं देखा बेटा तो मेरे द्वारा ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है। ऊपर में आपको आई बटन में लिंक या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर क्लास 8 का जो एसएससी का जो प्लेलिस्ट है वहां पर भी जाइए, वहां पर भी आपको मिल जाएगा। सो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो अडॉप्ट किया गया है। इसमें होता है कि हियर द एग्जीक्यूटिव इज आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर्स। में जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है वहां पर जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो लेजिस्लेचर्स के प्रति जो आंसरेबल होता है, मतलब उनको जवाब देना पड़ता है। हमारे यहाँ पार्लियामेंट हाउस जो लगता है संसद भवन है, वहां पर जब लेजिस्लेचर जो एमपीज हैं उनका मीटिंग होता है, तो एग्जीक्यूटिव में जो हमारे जो डिफरेंट जो मिनिस्टर्स आते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, पीएम उसमें आता है, तो उनको जो है हमारे जो लेजिस्लेचर्स है, मींस हमारा जो ये जो पार्लियामेंट हाउस है वहां पर उनको क्या देना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है। अपने जो डिफरेंट जो डिपार्टमेंट है उनसे रिलेटेड जो चीजें हैं, जो बातें जो किया जा रहा है, लॉज जो भी क्या क्या इंप्लीमेंट किया उनके बारे में उनको जवाब देना पड़ता है। तो आंसरेबल होता है हमारा जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर्स के प्रति। देन इसमें नेक्स्ट जो पॉइंट आता है कि इफ द एग्जीक्यूटिव लॉसेस द सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट, इट विल हैव टू
रिजाइन। मीन्स हमारे यहाँ क्या हो गया भाई कि जो एग्जीक्यूटिव जो बने, डिफरेंट जो मिनिस्टर बने, प्राइम मिनिस्टर है, तो उनको जो है पार्लियामेंट का सपोर्ट नहीं मिला, मतलब वो मेजोरिटी में नहीं है। तब ऐसे सिचुएशंस में क्या होता है कि जो प्राइम मिनिस्टर है और जो एग्जीक्यूटिव है उनको रिजाइन देना पड़ता है। सपोज इसके बारे में आपने ऑलरेडी स्टडी किया या फिर हम आगे भी देखेंगे कि भाई जो हमारे यहाँ 545 जो मेंबर्स हैं लोकसभा में, तो जो नंबर्स है मोर देन हाफ होना चाहिए। मतलब हमारे यहाँ जो देखेंगे तो 273 जो मेंबर्स है कम से कम जो है वो होने चाहिए। कहां पर? हमारे जो आपका पार्लियामेंट हाउस है वहां पर आपको गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करने की, तो इससे रिलेटेड हम आगे और देखेंगे डिटेल में इसको। तो हमारे यहाँ क्या होता है भाई कि जो अगर एग्जीक्यूटिव है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, वो आंसरेबल नहीं है किसके, एग्जीक्यूटिव आपके जो लेजिस्लेचर के प्रति, तो पार्लियामेंट या फिर एग्जीक्यूटिव है उनको रिजाइन करना पड़ेगा। तो ये होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। बट प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो हेड होते हैं स्टेट का वो होता है प्रेसिडेंट, इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल एंड हेंस वाइल्ड ग्रेट पावर। मींस यहां पर क्या हुआ भाई कि जो प्रेसिडेंटल जो फॉर्म्स है वहां पर डायरेक्टली जो पीपल्स है वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन करते हैं। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन डायरेक्टली पीपल्स नहीं करते हैं, जो इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनके द्वारा जो है प्रेसिडेंट का इलेक्शन किया जाता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म में हम डायरेक्टली जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, हम उनका इलेक्शन करते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है उनका इलेक्शन होता है। बट प्रेसिडेंटल फॉर्म में डायरेक्टली जो है प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है और जो मेन जो पावर है वो प्रेसिडेंट के पास होता है। हमारे यहाँ जो है हम पार्लियामेंट्री फॉर्म में क्या होता है कि जो मेन जो गवर्नमेंट का जो पावर है वो पीएम के पास होता है और स्टेट का जो हेड होता है वो प्रेसिडेंट होता है। बस उनके पास उतना ज्यादा पावर नहीं होता है, जिसे हम फिगर हेड्स के रूप में जानते हैं। So the president had the executive and the executive is not answerable to the legislature। प्रेसिडेंटल फॉर्म में क्या हुआ कि जो एग्जीक्यूटिव कौन है वो प्रेसिडेंट होता है और प्रेसिडेंट को जो लेजिस्लेचर्स हैं उनको जवाब देने की जरूरत नहीं होती है, जो वो अपनी मर्जी से जो जैसा उनको सही लगता है वो काम कर सकता है। बट पार्लियामेंट्री फॉर्म में ऐसा नहीं होता है। दोनों में ये जो डिफरेंसेस है। Then the makers of the constitution choose the parliamentary form of government after a lot of thoughts। मीन्स हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट्री जो फॉर्म्स है उसको चूज करने का जो रीजन था कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म रखने का ये रीजन था। बहुत सारे जो थॉट्स है, बहुत डिफरेंट जो कंट्रीज हैं वहां के जो है कॉन्स्टिट्यूशन है उनको देखा गया, उनको रिसर्च किया गया, उनको जाना गया, समझा गया और ये निष्कर्ष पे निकल के आए कि इट वाज फेल्ड दैट द प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वुड गिव टू मच पावर इन द हैंड्स ऑफ अ सिंगल इंडिविजुअल। मींस जो प्रेसिडेंटल जो फॉर्म्स होता है वहां पर क्या होता है कि जो सीधा सीधा जो प्रेसिडेंट है उनके हाथों में टू मच पावर, मतलब उनके पास बहुत ज्यादा पावर होता है और वो अकेला जो है डिसीजन ले सकता है। जैसे हम जो यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है वहां का देखें तो वहां पर क्या है, वहां पर प्रेसिडेंटल फॉर्म है, तो वहां पर जो प्रेसिडेंट चाहे वो डिसीजन ले सकता है। जैसे हमारे जो डोनाल्ड ट्रम्प की बात करते हैं वो थे, बराक ओबामा था, या फिर अभी जो वहां के जो प्रेसिडेंट है उनके पास टू मच पावर है। वो ज्यादातर जो है वहां के जो पार्लियामेंट्स है, वहां के जो लेजिस्लेचर्स है उनसे वो डिस्कशन नहीं करते हैं। सो ये जो है हमारे यहाँ ये पॉसिबल नहीं था भाई किसी एक व्यक्ति के हाथों में, एक प्रेसिडेंट के हाथों में पावर देना। ये हमारे यहाँ जो डिफरेंसेस हैं, मल्टी जो लैंग्वेज है, मल्टी जो रिलीजन्स वाली जो कंट्रीज हैं, डिफरेंट कास्ट के लोग रहते हैं, तो यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं था। सो ये हो गया बेटा कि जो प्रेसिडेंटल फॉर्म या फिर हमारे जो पार्लियामेंट्री फॉर्म्स है। नेक्स्ट आता है हमारा जो पार्लियामेंट का जो एक जो हाउस है जिसे हम लोकसभा के रूप में जानते हैं। सो इससे रिलेटेड पॉइंट्स हम देखें तो द लोकसभा इज known as the house of the people because its member are directly elected by the people। so यहाँ पर आता है कि एक जो क्वेश्चन यहाँ पर आया है कि वो कौन से जो हाउस है जिसे हम हाउस ऑफ द पीपल्स के रूप में जानते हैं, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, लोकसभा, या फिर अनदर नेम ऑफ द लोकसभा तो हाउस ऑफ द पीपल्स भी उसको हम कह सकते हैं, या फिर जिसे आपके जो लोअर कोर्ट और अपर लोअर हाउस और अपर हाउस भी कहा जाता है। सो ये आपका लोअर हाउस हो गया और आपके जो राज्यसभा है उसे हम अपर हाउस के रूप में जानते हैं। सो ये जो लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वो डायरेक्टली क्या होते हैं, इलेक्टेड होते हैं। आपके जो पेरेंट्स हैं वो भी वोट कास्ट करने जाते हैं। अभी जो है 2024 में जो है फिर से क्या होने वाला है, ये जो लोकसभा है उनका इलेक्शन होने वाला है। सो आपके पेरेंट्स जाएंगे वोट कास्ट करने, तो
वो जो है डायरेक्टली क्या करते हैं, वोटिंग के थ्रू ये जो लोकसभा के जो मेंबर्स है जिसे हम एमपीज कहते हैं उनका इलेक्शन होता है। देन द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस एज लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 552 मीन्स हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बेटा वहां पर जो है लोकसभा का जो मैक्सिमम जो मेंबर्स है वो 552 हो सकता है। ये डिसाइड किया गया है। कब हो सकता है, जब पॉपुलेशन जैसे जैसे इंक्रीज होते जाएगा, हमारा पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है ना। 2011 के अकॉर्डिंग टू देखा जाए तो 120 थे अरब जो जनसंख्या थी हमारी, बट वो जो है धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। सो जैसे जैसे जो है नंबर बढ़ते जाएगा तो मैक्सिमम जो सीट्स हैं वो 552 हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू अभी के जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनके अकॉर्डिंग टू। बट करेंटली देखा जाए तो यहाँ पर आपको 545 जो मेंबर्स इन लोकसभा में कहा गया, बट यहाँ पर भी एक करेक्शन है कि अभी हम जो देखें तो जो इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव है हमारे वो 543 जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होते हैं, इसके बारे में भी हम आगे देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होता है। तो जो मेंबर्स हैं अभी आपके जो हमारे यहाँ क्या है 543 है, 2 जो मेंबर्स हैं प्लस 2 जो मेंबर्स हैं जो ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस से जो प्रेसिडेंट है, 2 जो एंग्लो इंडियंस है, मतलब जो एंग्लो इंडियंस ब्रिटिश और जो इंडियन जो दोनों के जो उनके जो बच्चे या फिर उससे जो संबंधित जो कम्युनिटी वाले जो लोग हैं, तो उनके जो 2 जो मेंबर्स हैं उनको क्या किए जाते थे, सेलेक्ट किए जाते थे, उनको अपॉइंट किए जाते थे। बट जो है इस बार उनको नहीं किया गया है क्योंकि उस जो सोसाइटी उस जो कम्युनिटी के जो मेंबर्स ऑलरेडी 543 में इलेक्ट होके आ गए हैं। तो इस बार देखा जाए तो हमारे यहाँ जो मेंबर लोकसभा के जो मेंबर्स है वो 543 ही मेंबर्स हैं। तो नेक्स्ट जो आता है कि दिस नंबर इंक्रीज एज द पॉपुलेशन ऑफ कंट्री ग्रो, जो ये जो नंबर्स है वो इंक्रीज हो सकते कब होंगे, जब पॉपुलेशन ग्रो होगा और जो मैक्सिमम नंबर्स है 552 हो सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है आपका इलेक्शन टू द लोकसभा। अब जो है लोकसभा का जो इलेक्शन है वो किस तरीके से होता है, जो मेंबर्स है उनका जो चुनाव है वो कैसे होता है। सो फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू सेवरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। मीन्स ये जो इलेक्शन का जो प्रोसेस है उसके थ्रू देखा जाए तो हमारे जो कंट्रीज है उसको डिफरेंट जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उसमें डिवाइड किया गया। इससे रिलेटेड आपको ये जो मैप वगैरह है वो भी आप देख सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में क्या होता है कि जो भाई नंबर ऑफ जो पॉपुलेशन है, द कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। ये जो आपका जो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग टू मीन जो किस एरिया पर कितने जो पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग टू ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वो डिसाइड किए जाते हैं। और any candidates of the any number of candidates can stand for election for a constituencies। और अब कितने भी जो कैंडिडेट्स हैं वो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़े हो सकते हैं। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हमारे यहाँ 300 प्लस पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो उनमें से कितने भी चाहे जो कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो किसी पार्टी से बिलोंग करता हो या फिर किसी अदर जो कोई भी पार्टी से ना बिलोंग करता हो, जिसे हम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कहते हैं, तो कोई भी जो है इन जो कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़े हो सकते हैं या फिर 2 भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी खड़े हो सकते हैं। सो दिस आर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं मतलब इंडिया का जो डिफरेंट पार्ट है, तो इस पार्ट से कौन जो है इलेक्ट होकर आएगा, यहाँ से एक व्यक्ति इलेक्ट होकर आ गया, तो इस तरीके से जो डिफरेंट जो पार्ट्स हैं वहां से जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वो डिसाइड होते हैं। ये जो डिसाइड करने का जो काम है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग टू हमारा जो डिलिमिटेशन जो कमिटीज हैं, डिलिमिटेशन जो कमीशन है 1951 में जिनका जो है क्या किया गया था, फॉर्मेशन किया गया था, उनके द्वारा ये जो है 1951 में जो है डिलिमिटेशन जो कमीशन है उनका फॉर्मेशन हुआ था। तो वो डिसाइड करता है भाई कि जो ये जो आपका जो कौन से एरिया से ये जो सीट्स हैं वो रिजर्व होंगे, कितना जो है एरिया जो है नया जो है इसमें जोड़ा जाएगा, यहाँ से उसको वहां शिफ्ट किया जाएगा। तो ये जो सभी जो चीजें हैं डिलिमिटेशन जो कमीशन है उसका काम होता है। और इसमें बार बार जो है अमेंडमेंट होते रहे, संशोधन होते जा रहा था। सो कुछ जो सीट्स हैं एसटी के लिए, एससी के लिए रिजर्व होते हैं, जहां पर सिर्फ एसटी और एससी जो कम्युनिटी से जो बिलोंग करने वाले, कास्ट से बिलोंग करने वाले जो पीपल्स हैं वो वहां से इलेक्ट होके आते हैं। देन द कैंडिडेट कैन बी आइदर एफिलेटेड टू पार्टी और कॉन्टेस्ट इलेक्शन एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स। मतलब कोई भी जो आपके जो कैंडिडेट्स हैं चाहे वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग कर सकते हैं, वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या फिर कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है तो भी आप जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में वो जो कैंडिडेट्स है वो पार्टिसिपेट कर सकता है। सो द कैंडिडेट हु पोल्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स इज डिक्लेयर एज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर
कंस्टिट्यूएंसीज। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो भी कैंडिडेट्स है जिसको मैक्सिमम जो वोट्स मिले, सो वो जो है पार्लियामेंट के जो उस जो पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसीज के जो विनर्स के रूप में उनको घोषित किया जाता है। इससे रिलेटेड आपने क्लास 7 में आपने स्टडी किया था भाई कि जो थ्री जो डिफरेंट आपके जो टू डिफरेंट टाइप के जो मेजोरिटी मिलते हैं जिससे जो कैंडिडेट्स है वो जीतते हैं, जैसे आपका जो एब्सोल्यूट मेजोरिटी और सिंपल मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी में क्या होता है कि जो अगर 100 वोट्स वहां पर आपके जो है क्या हुए कास्ट किए गए, 100 वोट दिया गया तो 51 आपको बुलाना जरूरी है, ये होता है आपका एब्सोल्यूट मेजोरिटी। बट जो सिंपल जो मेजोरिटी होता है उसमें क्या होगा कि भाई यहाँ पर 5 कैंडिडेट्स हैं, 5 में से किसी को 12 मिल गया, 12 जो है किसी को 10 मिला, किसी को 8 मिला। तो इस तरीके से ये जो आपके जो 100 वोट्स है वो डिवाइड हो गए। तो जो जिनको ज्यादा में वोट मिलेगा, किसी को 25 मिला, तो इस तरीके से आप किसी को आपका जो 30 मिला, तो ये जो सबसे ज्यादा वोट जो 30 जो है वोट्स मिला किसी ए बी कैंडिडेट को, तो ये क्या हो जाएगा, इस जो है विनर हो जाएगा। तो ये होता है आपका सिंपल मेजोरिटी। तो इस तरीके से जो कैंडिडेट्स है जिनको ज्यादा जो वोट्स मिला, जो जिनको जो है नंबर ऑफ वोट्स ज्यादा मिले, वो जो है विनर घोषित किया जाता है। देन ऑल सिटीजन अबव द एज ऑफ 18 कैन पार्टिसिपेट इन दिस इलेक्टोरल प्रोसेस। जिनको जो एज है 18 प्लस हो गया, जिनका एज 18 कंप्लीट हो गया, तो उनको हमारे यहाँ इंडिया में वोटिंग राइट्स मिला जाता है। हमारे यहाँ इंडिया में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेज है, मतलब जितने भी जो वयस्क हैं उनको वोटिंग राइट्स दिया जाता है। बट इसमें भी कुछ जो चीजें हैं, अगर कोई जो है अनसाउंड माइंड है, मतलब जिनकी जो दिमागी स्थिति जो है ठीक नहीं है, ऐसे कैंडिडेट्स, या फिर कोई जो है बैंकक्रप्ट है, बैंक से लोन लिया और उसने लोन नहीं पटा पाया और अपने आप को बैंकक्रप्ट घोषित कर दिया, तो ऐसे जो कैंडिडेट्स हैं, या फिर किसी को जो है ज्यादा सजा मिला हुआ है, पनिशमेंट मिला हुआ है कोर्ट के द्वारा, तो ऐसे कैंडिडेट्स को, ऐसे जो व्यक्ति हैं, उनके जो वोटिंग राइट्स है उनको उनसे छीना जा सकता है, या फिर उनको वोटिंग राइट्स भी नहीं दिया जा सकता है। बट नॉर्मल कंडीशन में जितने भी 18 एज कंप्लीट हो गया उन सभी को वोटिंग राइट्स दिया जाता है। देन वोटिंग है वो जो सीक्रेट जो बैलेट्स है उस प्रोसेस के थ्रू होता है। आजकल के दौर में हम जो देखते हैं तो बेटा आपका जो इलेक्ट्रॉनिक जो वोटिंग मशीन्स आ गए हैं उसके थ्रू इलेक्शंस होता है, जहां पर सिर्फ वोटिंग जो कास्ट करने वाले जो है लोग हैं, जो वोटर्स हैं, उन्हीं को पता होता है कि उसने किन को वोट कास्ट किया है। तो जो सीक्रेट जो बैलेट का जो प्रोसेस होता है, दिस इंश्योर दैट ओनली द वोटर्स नॉन फॉर होम ही वोटेड, मतलब उनको ही पता होता है कि उसने किन को वोट कास्ट किया है, किसी दूसरे को, तीसरे को पता नहीं होता है। तो इस कारण इसको सीक्रेट, जैसे यहाँ पर आपको इमेज कुछ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर वोटिंग हो रहा है, वोटिंग प्रेस किया, तो ये सभी जो चीजें हैं वो हमारे यहाँ लोकसभा के इलेक्शन में होता है। देन नेक्स्ट आता है द पार्टी विच गेट्स एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी दैट इज मोर देन हाफ द सीट्स इन पार्लियामेंट इज इनवाइटेड बाय द प्रेसिडेंट टू फॉर्म द गवर्नमेंट। मींस एब्सोल्यूट मेजॉरिटीज की बात में आ गया कि हमने देखा भाई हमारे यहाँ कितना था, 543 जो मेंबर्स हैं वो कंपलसरी है आपको किसका फॉर्मेशन के लिए क्या बनाना है, आपके जो 543 जो सीट्स हैं हमारे यहाँ पार्लियामेंट में, लोकसभा में, आपको गवर्नमेंट का जो फॉर्मेशन करना है, तो आपके पास 273 जो है सीट्स आपके पास, कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टीज हो उनके पास होना चाहिए, तभी वो जो है गवर्नमेंट बना सकता है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। अदरवाइज अगर उनके पास मेजॉरिटी नहीं है, तो आपने क्लास 7 में स्टडी किया था भाई कि कोलिजन गवर्नमेंट बनता है। कोलिजन मींस गठबंधन, जो 2 3 4 5 जितने भी जो और जो स्मॉल जो पॉलिटिकल पार्टीज है जिनके जो नंबर्स कम हैं बट सामने वाले पार्टी के साथ वो शामिल हो जाते हैं और कोलिजन गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करते हैं। तो इनको जो है प्रेसिडेंट के द्वारा इनवाइट किया जाता है कि आइए आपकी जो पार्टी बड़ी है आप जो है गवर्नमेंट बना सकते हैं। Since there are 545 members in parliament, a party has, क्या होता है कि जो अभी के दौर में 545 या फिर 8 प्रेजेंट करेंट हम देखें तो 543 है, तो वहां पर लगभग कितना जो मेंबर्स है 273 जो मेंबर्स है वो होने चाहिए। अगर इस उतना मेंबर या फिर उससे ज्यादा है तभी जो है प्रेसिडेंट इनवाइट करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर किसी को लगता है कि इनके पास 200 है, उनको 73 चाहिए, बट ये जो है सबसे बड़ी पार्टी ये जो है और 73 मेंबर्स अरेंज कर सकता है, तो ऐसे कंडीशन में भी जो है प्रेसिडेंट के द्वारा इनवाइट किया जाता है। बट ये क्या होता है, इफ नो पार्टी गेट्स अ क्लियर मेजॉरिटी लाइक माइंडेड पार्टीज हु आर विलिंग टू नेगोशिएट मे फॉर्म अ कोलिजन
गवर्नमेंट। कोई भी जो पार्टी चाहे तो उनके साथ शामिल हो सकते हैं। ये जो 73 में जो डिफरेंट जो पार्टीज हो सकते हैं, और इसको 200 को 273 करने के लिए दोनों जो है जुड़ जाते हैं, और वो क्या करते हैं, द अदर पॉलिटिकल पार्टीज हु अपोज द मेजोरिटी पार्टी आर कोलिजन फॉर्म द अपोजिशन। अब ये जो है 273 में जो गवर्नमेंट है उसमें शामिल नहीं होते हैं, तो ऐसे जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसको हम अपोजिशन पार्टी या फिर विरोधी पार्टी के रूप में जानते हैं। जैसे अभी एक प्रेजेंट हम सेंट्रल गवर्नमेंट के देखें तो बीजेपी है, उनकी जो पार्टी है वो मेजोरिटी में है, उनका जो गवर्नमेंट है, और अपोजिशन पार्टी के रूप में हम जो देखें तो अभी जो है कांग्रेस को हम अपोजिशन पार्टी के रूप में ले सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट में भी आप अपने अपने स्टेट में आप देख सकते हैं बेटा कि जो है आपके स्टेट में भी एक जो है आपके जो गवर्नमेंट वाली जो पार्टी है और एक उनकी अपोजिशन की पार्टी होती है। ये आपका जो है इलेक्शंस किसका, लोकसभा से रिलेटेड हो गया। नेक्स्ट जो आता है बेटा आपका जो टर्म ऑफ द लोकसभा, लोकसभा का जो समय है, उनका जो कार्यकाल है वो कितने समय तक काम करते हैं उनके जो मेंबर्स हैं। सो द टर्म ऑफ द लोकसभा इज फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। जनरली जो है नॉर्मल कंडीशन में जो लोकसभा का जो पीरियड है वो 5 ईयर, 5 सालों के लिए वो जो है मेंबर्स हैं वो इलेक्ट होकर आते हैं। नेक्स्ट आता है कि 8 टर्म्स इन आफ्टर एवरी 5 ईयर्स एंड फ्रेश इलेक्शन आर हेल्ड। अब इनका जो टर्म है वो 5 साल के लिए के बाद क्या हो जाता है, समाप्त किया हो जाता है। जाइए आपका जो है समय फिनिश हुआ, 5 साल के बाद क्या हो जाता है, इनका समाप्त हो जाता है। फिर से फ्रेश जो इलेक्शन है, नया जो है एक जो जनरल इलेक्शन है वो होता है। बट लेकिन यहां पर क्या हो सकता है, इट कैन बी डिसॉल्व अर्लियर बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस से जो प्रेसिडेंट है कोई भी काम करता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है वो फिगर हेड होता है, मतलब नाम मात्र का होता है। जो भी चीजें वो करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट, आपके जो सॉरी ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर करते हैं कौन, प्रेसिडेंट। तो पार्लियामेंट है हमारा जो लोकसभा है उनको जो भंग कर सकते हैं, उनको खत्म डिसॉल्व कर सकते हैं कौन, प्रेसिडेंट। किनके एडवाइस से, प्राइम मिनिस्टर के। और फिर एक जो फ्रेश इलेक्शन है वो होता है। अब जो है लोकसभा हो गया, वहां पर उनका 5 साल का उनका इलेक्शन हो गया, 5 साल के लिए वो चुने जाते हैं, 5 ईयर्स के लिए उनका टर्म होता है। बट अब एक जो चीज आता है कि भाई ये जो मेंबर्स जो बनते हैं तो उनके लिए क्वालिफिकेशन क्या होता है, कौन जो व्यक्ति है, कौन जो पर्सन है वो एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा इलेक्ट हो सकता है या फिर लोकसभा के जो इलेक्शन है उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। तो क्वालिफिकेशन, क्या क्वालिफिकेशन उनके पास होने चाहिए। जैसे हमारे लिए टीचर्स बनना है बेटा, तो हमारे लिए भी एक क्वालिफिकेशन होता है कि हमें जो है कौन सा जो एग्जाम क्लियर करना है, क्या हमारे पास डिग्री होनी चाहिए, हमें कितना कितना एजुकेटेड होना चाहिए, ये सभी क्वालिफिकेशन होते हैं। तो भाई लोकसभा के जो मेंबर्स बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। सो यहां पर आता है कि अ पर्सन हु स्टैंड फॉर इलेक्शन टू द लोकसभा, लोकसभा के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो फर्स्ट जो आता है कि शुड बी एन इंडियन सिटीजन। फर्स्ट जो क्या हुआ कि जो उनको इंडियन सिटीजन होना जरूरी है, मस्ट है, ये सबसे पहले है। देन जो आता है कि जो लोकसभा के लिए उनका जो एज है वो कितना होना चाहिए, 25 ईयर्स। सबसे पहले आया कि वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, साथ ही साथ उनका जो एज है वो 25 ईयर्स का होना चाहिए। देन नेक्स्ट जो पॉइंट आता है कि शुड नॉट बी बैंकरप्ट और मेंटली अनस्टेबल। मतलब बैंकरप्ट में मैं पहले ही बता दिया भाई कि जो बैंक से अगर लोन लिया, मैंने बैंक से लोन लिया और मैंने बैंक को लोन पे नहीं कर पाया, क्यों, क्योंकि भाई मेरे फाइनेंशियल कंडीशन ऐसा नहीं है, मैं अपनी संपत्ति भी बेच दिया, अपने जो जितने भी एसेट्स है उनको बेचने के बाद भी मैं उसको नहीं पटा पा रहा हूं, तो ऐसे कंडीशंस में मैं अपने आप को क्या कर देता हूं, बैंकरप्ट कर घोषित कर देता हूं। ऐसे कंडीशंस में मैं जो है किसी भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, या फिर मेरे को वोटिंग राइट्स भी है मेरा छीना जा सकता है। देन मेंटली अनस्टेबल, मेंटली अनस्टेबल मींस मतलब मेरी मानसिक स्थिति सही ठीक नहीं है, मैं सोचने समझने के लायक नहीं हूं, जिसे हम लोग आम बोलचाल की भाषा में हम पागल कह देते हैं ना। तो ये जो मेंटल जो अनस्टेबल जो है, ऐसे जो व्यक्ति है उनको भी जो है लोकसभा के मेंबर्स बनने के जो क्वालिफिकेशन वो नहीं रखते हैं। साथ ही साथ सबसे जो लास्ट में आता है कि शुड नॉट होल्ड एनी सैलरीड गवर्नमेंट जॉब। मतलब कोई भी जो व्यक्ति है वो गवर्नमेंट जॉब में नहीं होना चाहिए, जहां से उनको सैलरी मिले, जहां से उनको पैसा मिल रहा है, किसी भी जो गवर्नमेंट से रिलेटेड वो जॉब में ना हो। तो ये जो है बेसिक जो क्वालिफिकेशन है वो लोकसभा के मेंबर्स बनने के लिए होने चाहिए। तो ये हो गया आपका बेटा कि जो इलेक्शंस, देन उसका जो है टर्म्स कितने सालों के लिए होता है और क्या क्या क्वालिफिकेशन होने
चाहिए। अगर आप भी जो है बड़े होकर लोकसभा के जो मेंबर्स हैं बनना चाहते हैं, आपको लीडर्स बनना चाहते हैं, नेता बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आप इंडिया के सिटीजन होना चाहिए, जो कि आप शायद हैं। देन आपको जो है एज जो है 25 ईयर्स होना चाहिए जब आप कंप्लीट हो जाएंगे, अभी तो आप नहीं बन सकते हैं ना। देन आपको क्या होगा, आप जो है बैंक से लोन लिया तो पे करना जरूरी है। साथ ही साथ आपके जो मेंटल लेवल है वो ठीक होना चाहिए, और आपको किसी भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं होना चाहिए। तब आप जो है जैसे ही आप 25 ईयर्स के हो सकते हैं तो आप भी जो लीडर है, मेंबर ऑफ लोकसभा, एमपी जो है बन सकते हैं। नेक्स्ट जो आता है बेटा कि जो सेशन ऑफ द लोकसभा, लोकसभा के जो सेशन की बात करते हैं, उनका जो मीटिंग कब कब कौन कौन सा जो सेशन लगता है। सो नॉर्मली द लोकसभा हैज 3 सेशन इन अ ईयर। नॉर्मली जो है लोकसभा का एक जो नॉर्मल कंडीशन में 3 सेशंस होते हैं, जिसमें से जो दो बजट सेशन है, जो आपके फरवरी से मई के बीच में होता है। बजट जो हमारा घर का बजट बनता है ना, आपका भी बजट हो सकता है, आपको आपके पेरेंट्स ने 100 रुपीज आपको क्या किए दिए, तो आप कहां पर कितना उसको खर्च करेंगे, कहां पर कितना इन्वेस्ट करेंगे, कहां से पैसा आएगा, तो ये सभी जो चीजें होती है बजट बनाया जाता है। तो हमारे कंट्री में भी खर्चे होते हैं, वहां पर भी इनकम होता है, तो इन सब जो चीजों के लिए बजट सेशन होता है। देन जो एक होता है आपका मानसून सेशन। मानसून सेशन की हम बात करें जो जुलाई से अगस्त के बीच होता है। जैसे आपका जो मानसून सेशन की हम बात करें, अभी का जो सीजन है, मानसून वाला जो सीजन चलता है, तो उस बीच जो बैठक होती है लोकसभा का, तो उसे हम मानसून सेशन के रूप में जानते हैं। देन आपका नेक्स्ट आता है द विंटर सेशन। विंटर सेशन जो है आपका जो नवंबर और दिसंबर जो विंटर का जो मंथ होता है वहां पर होता है। तो इस तरीके से जो डिफरेंट जो आपके जो 3 जो सेशन होते हैं, बट यहां पर आपका 3 सेशन नॉर्मल है, बट इन केस अगर नहीं हो पाया तो 2 जो सेशन है वो होना कंपलसरी है। ये जो है आपका लोकसभा के लिए भी लागू होता है और राज्यसभा के लिए लागू होता है। मींस कम से कम जो मिनिमम है वो 2 सेशन कंपलसरी है। 2 जो सेशन के बीच में 2 जो डिफरेंट जो सेशंस है उसके जो बीच में 6 मंथ्स के ज्यादा जो गैप है वो नहीं हो सकता है। तो इस हिसाब से 1 ईयर्स में देखा जाए तो कम से कम मिनिमम जो 2 सेशन होने जरूरी है। देन नेक्स्ट आता है बेटा कि जो लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं, स्पीकर कौन होते हैं, इसे एक वीडियो देखिए। ये जो है हमारे जो आपके जो अभी करेंट जो लोकसभा के जो स्पीकर आपको दिखाई दे रहे हैं, ऑनरेबल जो स्पीकर जो मिस्टर ओम बिरला जी है, वो हमारे जो है लोकसभा के स्पीकर है। यहाँ पर आपको लोकसभा भी दिखाई दे रहा है। सो ये जो लोकसभा के जो स्पीकर है, इनका क्या काम होता है, वो किस तरीके से काम करते हैं, कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो ये सभी जो चीज हम आगे देखेंगे। सो अब स्पीकर की हम बात करते हैं। सो द स्पीकर इज द प्रेसिडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा। देखे थे ना, वो जो है मेन जो हेड होता है किनका, ये लोकसभा का जो प्रेसिडेंट, वहां का जो हेड जो हम बात करते हैं प्रेसिडिंग ऑफिसर, जो मुख्य जो होता है वहां लोकसभा का अध्यक्ष जिसे हम कहें, तो वो होता है स्पीकर। और यूजुअली ही आर सी बिलोंग टू द रूलिंग पार्टी। जनरली ये आपके कौन से रूलिंग पार्टी से बिलोंग करता है, मतलब जिस पार्टी का जो गवर्नमेंट है उनसे बिलोंग करते हैं, चाहे वो बड़ी पार्टी का हो या फिर कोलिजन में शामिल जो कोई जो डिफरेंट जो पार्टी पॉलिटिकल पार्टीज है उनके हो सकते हैं। मतलब जो गवर्नमेंट में है उन्हीं के पार्टी के जो मेंबर्स हैं वो लोकसभा के स्पीकर बनते हैं। देन द स्पीकर इज इलेक्टेड फ्रॉम एमंग द मेंबर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा के जो क्या होते हैं स्पीकर हैं, वो कहां से, तो जो इलेक्टेड जो मेंबर्स होते हैं, जो इलेक्शन में जीत कर आए हैं, उन्हीं में से बीच में से किसी एक जो मेंबर्स को लोकसभा का स्पीकर बना दिया जाता है। देन द स्पीकर इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन इम्पार्टियल। मतलब जो स्पीकर है वो बिना किसी जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके फेवर में रहते हुए, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो अपोजिशन हो, किसी को वो जो है जो चीज सही है उसके साथ दे वो, है ना। ऐसा नहीं है कि वो गवर्नमेंट पार्टी के जो मेंबर्स थे तो उन्हीं के जो फेवर में वो डिसीजन ले, उन्हीं के फेवर में वो काम करे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उनको निष्पक्ष होना चाहिए। देन he or she is the principal spokesperson of the house। स्पीकर है वो मुख्य जो बोलने वाला होता है। चेयर देखे आपने कहां पर बैठे थे, तो भाई वो जो है क्या देंगे, जो भी जो डिसीजन देंगे, जो भी आदेश देंगे वो सभी जो मेंबर्स हैं उनको मानना पड़ता है। इवन जो है प्राइम मिनिस्टर है उनको भी अगर पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट हाउस में है, जो स्पीकर जो भी जो बातें बोल रहे हैं, जो भी गाइडेंस दे रहे हैं, जो भी वो डिसीजन दे रहे हैं, उनको फॉलो करना पड़ेगा। सो ये होता है आपका हमारे जो लोकसभा के स्पीकर। देन जो नेक्स्ट देखते हैं बेटा आपका जो पावर ऑफ द स्पीकर। स्पीकर का पावर क्या होता है, कौन कौन से जो पावर है उनके पास होते हैं। तो फर्स्ट जो हम देखें स्पीकर का जो पावर है उसमें
प्रेसिडाइड ओवर द लोकसभा। लोकसभा का वो अध्यक्ष होता है, तो मेन जो सेंटर जहां पर वो बैठते हैं वो वहां पर बैठता है, उनका जो है वो पूरे जो है लोकसभा को लीड करता है। देन मेंटेन डिसिप्लिन इन द लोकसभा। लोकसभा का जो डिसिप्लिन बना के रखना है, वो कौन का अनुशासन बना के रखना है, वो काम होता है हमारे लोकसभा स्पीकर का। देन आता है सर्टिफाइड मनी बिल। बिल्स के बारे में हम आगे देखेंगे बेटा जैसे आएगा। तो जो दो डिफरेंट टाइप के जो बिल्स होते हैं, एक को कहा जाता है ऑर्डिनरी बिल और एक को कहा जाता है मनी बिल, जो बजट से रिलेटेड होता है। तो जो कौन सा जो बिल है ऑर्डिनरी बिल है और कौन सा जो बिल है मनी बिल है, उनको सर्टिफाइड करने का जो काम है वो स्पीकर करता है। देन आता है फोर्थ पॉइंट की मे कास्ट हिज और हर वोट्स टू रिसॉल्व द डेडलॉक इफ देयर इज अ टाई आफ्टर वोटिंग। मीन्स अगर किसी भी जो बिल्स है, किसी भी इशू से रिलेटेड अगर वोटिंग हुआ और जो नंबर्स हैं वो इक्वल हो गए, तब ऐसे सिचुएशंस में क्या होता है कि जो जहां जिस साइड जो है आपके जो स्पीकर्स, हमारे जो स्पीकर्स है, उसने वोट दिया, वो जो साइड है वो विनर माना जाता है। मतलब जो डिसाइडिंग जो वोट्स है वो स्पीकर का होता है। देन अलाउज मेंबर टू आस्क क्वेश्चन। साथ ही साथ जो मेंबर्स हैं उनको क्वेश्चन पूछने के लिए, क्वेश्चंस डिफरेंट जो क्वेश्चंस टाइम में आवर्स होते हैं वहां पर, उसके बारे में मैं आगे जो है क्लास में अभी जो वीडियो में आपको वहां पर देखने को मिलेगा। तो विदाउट स्पीकर मेंबर्स है कोई भी क्वेश्चन आस्क नहीं कर सकता है। सो ये होता है आपका जो पावर किनका, स्पीकर का। द लोकसभा आल्सो इलेक्टेड अ डिप्टी स्पीकर। लोकसभा में एक डिप्टी स्पीकर भी होता है, एक नहीं कई होते हैं, एक दो तीन भी हो सकते हैं। तो डिप्टी स्पीकर का काम होता है कि हु प्रिसाइड ओवर द हाउस इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर। जब स्पीकर नहीं है, किसी कारण से वो वहां पर प्रेजेंट नहीं है, कहीं छुट्टी पे गया है, कहीं और कोई कंडीशन है, तब ऐसे सिचुएशंस में स्पीकर की जगह पर ये जो डिप्टी जो स्पीकर्स हैं वो बैठते हैं। देन ही आर सी यूजुअली बिलोंग टू द लीडिंग अपोजिशन पार्टीज। और जनरली कहा जाता है कि भाई जो डिप्टी स्पीकर का जो पोस्ट है वो अपोजिशन पार्टी के जो मेंबर्स हैं उनको दिया जाता है। बट ऐसा कंपलसरी नहीं है कि सिर्फ अपोजिशन पार्टी के जो मेंबर्स हैं वो बने डिप्टी स्पीकर। आपके जो प्रेजेंट जो गवर्नमेंट पार्टी के उनके मेंबर्स भी डिप्टी स्पीकर बनते हैं। सो अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो आपको फाइंड आउट करना है कि अभी एट प्रेजेंट डिप्टी स्पीकर कौन है। तो आप सर्च करेंगे थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर जो डिप्टी स्पीकर डिसाइड नहीं किया गया है। जो भी सीनियर जो मोस्ट जो मेंबर्स होते हैं उनको टाइम टाइम पर जो डिप्टी स्पीकर है उनको अलाउ कर दिया जाता है, उनको बिठा दिया जाता है, उनको पोस्ट ऑफर किया जाता है। सो आप जो है कुछ जो हमारे जो प्रेसिडेंट कब कब कौन से थे, अभी जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया कि मिस्टर ओम बिरला जो है अभी प्रेजेंट जो स्पीकर है, तो उससे पहले के स्पीकर, फिर उससे और पहले के जो स्पीकर है उनके बारे में आप थोड़ा सा सर्च कर सकते हैं, कुछ पता कर सकते हैं। सो ये हुआ बेटा आपका कि जो हमारा जो लोकसभा से रिलेटेड। नेक्स्ट सभा जो पार्लियामेंट का जो नेक्स्ट जो हाउस है राज्यसभा, या फिर जिसे हम अपर हाउस या फिर द काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपका जो डिफरेंट जो नेम्स हो गए किसके, राज्यसभा के, अपर हाउस या फिर काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसे ये होता है हमारा दैट इज द राज्यसभा कैन हैव अप टू 250 मेंबर्स। मींस हमारा जो राज्यसभा है यहाँ पर लगभग 250 जो मेंबर्स हैं वो हो सकते हैं। और इट्स मेंबर आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द मेंबर ऑफ द स्टेट असेंबली एंड 2 यूनियन टेरिटरीज। मींस अब यहाँ पर जो राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो डायरेक्टली जो है पीपल्स के द्वारा इलेक्ट नहीं किए जाते हैं, हमारे द्वारा, आपके पेरेंट्स के द्वारा जो वोटिंग के थ्रू ये जो राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो इलेक्ट होकर नहीं जाते हैं। ये जो है इनका जो इलेक्शन है, या तो फिर जो स्टेट असेंबली के जो मेंबर्स हैं, डिफरेंट जो पार्लियामेंट आपके जो क्या होते हैं स्टेट में जो है वहां के जो विधानसभाएं होती हैं, तो उनके जो मेंबर्स हैं, या फिर कहीं कहीं पर विधान परिषद होते हैं, तो उनके जो मेंबर्स हैं, और साथ ही साथ जो 2 यूनियन टेरिटरीज हैं वहां के जो मेंबर्स हैं वो इलेक्ट करके राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनको भेजते हैं। अभी जस्ट आपका जो ये जो इलेक्शन है वो हुआ था राज्यसभा का। तो ये जो राज्यसभा है यहाँ के जो मेंबर्स है वो परमानेंट होते हैं। वो जो है आफ्टर 6 ईयर इनका जो टर्म्स है आगे हम देखेंगे वो 6 ईयर का होता है। सो 12 मेंबर आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मिस ये जो 250 है यहाँ पर आपके जो 12 जो मेंबर्स हैं, मतलब 12 ऐसे जो सदस्य हैं, 12 जो मेंबर्स हैं, उनको जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो जो है उनको नॉमिनेट करता है। मतलब उनको डायरेक्टली जो है ऑन द एडवाइस, आपको पता है कि प्रेसिडेंट है अपने मन से कोई काम नहीं करता है, ज्यादातर वो जो है एडवाइस जो है
हमारे जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो डिफरेंट जो मिनिस्टर्स हैं और जो प्राइम मिनिस्टर जो एडवाइस करते हैं, उनके द्वारा वो काम किया जाता है। सो जो प्रेसिडेंट है वो 12 मेंबर्स हैं, उनको वो नॉमिनेट करता है। और ये मेंबर्स को नॉमिनेशन कैसे होता है? सो द मेंबर नॉमिनेटेड आर चूजन फ्रॉम एमंग डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटीज इन द कंट्री। मतलब कोई जो ख्याति जो प्राप्त है, जो फेमस जो व्यक्ति जिसने अपने फील्ड में बहुत बड़ा काम किया है, तो ऐसे जो मेंबर्स हैं उनको, ऐसे जो व्यक्ति है, पर्सन है, उनको राज्यसभा के मेंबर्स के रूप में प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। और वो जो कौन कौन से जो फील्ड है जहां से जो मेंबर्स जो पर्सन है उनको अपॉइंट किया जा सकता है, तो जो कोई जो ऑथर्स हैं जिनके द्वारा कोई अच्छी जो बुक्स वगैरह बहुत बड़ी चीज कुछ जो चीजें ऑथर्स हैं लिखी गई, उनसे रिलेटेड कोई जो ऑथर्स हो सकता है। जर्नलिस्ट मतलब जो है मीडिया से रिलेटेड हैं, ऐसे जो पर्सन है। ज्यूरिस्ट जो आपके जो न्यायपालिका से रिलेटेड कोई जो पर्सन है। साथ ही साथ जो साइंटिस्ट हैं ऐसे पर्सन है। या फिर जो कोई जो है आपके जो स्पोर्ट जो पर्सन है, जैसे हमारे जो आपके मिस्टर सचिन तेंदुलकर जी थे जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड थे, तो उनको भी राज्यसभा के लिए नॉमिनेटेड किया गया था। तो अपने फील्ड में, अपने जो क्षेत्र में कोई जो माहिर जो लोग जिसने अपने फील्ड में बहुत बड़ा काम किया है, वैसे जो पर्सन है उनको जो है राज्यसभा के मेंबर्स के रूप में नॉमिनेट किया जाता है। देन जैसे हमने अनलाइक द लोकसभा द राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व। मतलब जैसे लोकसभा है उसको बीच में भंग किया जा सकता है, या फिर 5 साल बाद पूरा का पूरा जो मेंबर्स हैं वो खत्म हो जाते हैं, वो जो है रिजाइन कर देते हैं, या फिर उनका जो टर्म्स है वो खत्म हो जाता है और फिर नया जो फ्रेश इलेक्शन होता है, या फिर बीच में जो अंडर एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया जाता है। बट राज्यसभा के साथ ऐसा नहीं होता है। राज्यसभा कैन नॉट बी डिसॉल्व, राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। इट इज अ परमानेंट बॉडी। ये क्या है? एक परमानेंट बॉडी है, मतलब हमेशा रहने वाली है। और इसके जो थर्ड है, थर्ड ऑफ इट्स नंबर रिटायर्ड एवरी 2 ईयर्स। ये जो थर्ड ऑफ इसके जो नंबर्स हैं वो हर साल क्या होते जाते हैं? रिटायर होते जाते हैं। मतलब 1/3 जो सदस्य है वो जो है हर साल रिटायर होते जाता है, हर जो ईयर्स रिटायर होते जाते हैं। और एक जो फ्रेश जो नए जो कैंडिडेट्स है, हर 2 ईयर्स में फ्रेश जो कैंडिडेट्स हैं, फ्रेश जो नए जो है उसको इलेक्शन किया जाता है। तो इस तरीके से जो इस जो मेंबर्स हैं उसका जो टर्म है वो 6 ईयर का हो जाता है। मतलब जो थर्ड जो मेंबर्स हैं वो रिटायर हुए तो उसके जगह पर फिर उतने ही जो मेंबर्स हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं। तो इस कारण से जो आपके जो राज्यसभा है उनके जो मेंबर्स है उनका जो टर्म है, उनका जो कार्यकाल है वो 6 ईयर होता है। तो ये आपके किससे रिलेटेड? हमारे जो राज्यसभा है, यहाँ पर आपको जो राज्यसभा है उसका जो ओल्ड जो हमारा पार्लियामेंट हाउस है उसका जो व्यूज है आपको दिखाई दे रहा है। नए जो पार्लियामेंट का हाउस मैंने आपको वीडियो का लिंक में दिखाया ही था। सो नेक्स्ट जो आता है बेटा आपका कि जो अब यहाँ पर एक जो है नाउ योर फैक्ट्स में भी कुछ जो पॉइंट दिया वो इसको भी जान लीजिए आप। अंडर स्पेशल जो कुछ ऐसे जो स्पेशल जो सर्कमस्टेंस होते हैं जिसके थ्रू द लोकसभा कैन बी डिसॉल्व बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर्स। 5 साल से पहले ही जो डिसॉल्व किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ द रूलिंग पार्टी लॉस द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी इन द लोकसभा, इफ इलेक्शन आर हेल्ड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द टर्म, इट इज नॉन द मिड टर्म इलेक्शन। मिड टर्म इलेक्शन और बाई इलेक्शन इसके बारे में भी आपने क्लास 7th में ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। सो ये होता है कि भाई बीच में जो है क्या कर दिया गया? डिसॉल्व कर दिया गया ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो बीच में जब जो इलेक्शन होता है पूरा का पूरा तो उसे हम मिड टर्म इलेक्शन कहते हैं। देन इफ किसी जो पर्टिकुलर कोई जो पार्लियामेंट जो सीट्स है, कोई जो मेंबर्स है उसका डाइड हो गया या फिर उसने रिजाइन कर दिया, कोई पर्टिकुलर जो सीट है वो खाली हो गया, तब वहां पर जो इलेक्शन विल बी कंडक्टेड फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंसीज। उसी पर्टिकुलर जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज, पर्टिकुलर जो क्षेत्र है वहां पर जो इलेक्शन होता है तो उसे हम बाई इलेक्शन के रूप में जानते हैं। और नॉर्मल जो 5 ईयर्स के बाद जो इलेक्शन होता है उसे हम जनरल इलेक्शन के रूप में जानते हैं। तो ये हो गया कुछ जो नाउ योर फैक्ट्स में आप जान सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है प्रेसिडिंग ऑफिसर। जैसे लोकसभा के जो प्रेसिडिंग ऑफिसर जो थे, लोकसभा स्पीकर थे, तो राज्यसभा के जो प्रेसिडिंग ऑफिसर्स होते हैं वो होते हैं द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो वाइस प्रेसिडेंट है वो पदेन जो है, मतलब जैसे वाइस प्रेसिडेंट वो क्या होते हैं? अपॉइंट होते हैं। उसे जो है हम राज्यसभा का जो प्रेसिडेंट के रूप में, राज्यसभा के जो प्रेसिडिंग जो ऑफिसर है उनके रूप में मानते हैं। सो ये जो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडाइड ओवर द राज्यसभा, ही और सी इज द एक्स ऑफिसर चेयरपर्सन एज ही और सी गेट दिस पोस्ट ओनली बाय वर्च्यू ऑफ बिगिन द वाइस
प्रेसिडेंट, जैसे ही वाइस प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो डायरेक्टली उनको जो प्रेसिडिंग ऑफिसर या फिर जो चेयरपर्सन के रूप में हम प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को राज्यसभा का मान लेते हैं। और वही जो है जितने भी जो चीजें राज्यसभा में होता है, जो भी चीजें किया जाता है वो इन्हीं के आदेश के तहत होता है। देन द मेंबर ऑफ द राज्यसभा इलेक्टेड द डिप्टी चेयरपर्सन फ्रॉम एमंग देमसेल्फ। अब जो राज्यसभा है उनके जो मेंबर के बीच में से ही जो डिप्टी जो चेयरपर्सन है उनको जो है क्या किया जाता है, इलेक्ट किया जाता है, उनको सेलेक्ट किया जाता है, उनको चुना जाता है कि चलिए भाई अगर हमारे जो है वाइस प्रेसिडेंट महोदय हैं, जो चेयरपर्सन है वो नहीं होंगे, तब ऐसे सिचुएशन में आप जो है पूरे जो राज्यसभा की जो कार्यवाही है, राज्यसभा को जो है मैनेज करेंगे, उनको चलाएंगे। अब जो नेक्स्ट आता है क्वालिफिकेशन टू कॉन्टेस्ट। लोकसभा का जैसे क्वालिफिकेशन था, हमारे एक जो टीचर्स बनते हैं उनका क्वालिफिकेशन है, तो उसी तरीके से जो राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उनके बनने के लिए भी क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अब जो मेंबर ऑफ राज्यसभा कोई पर्सन बनना चाहता है तो सबसे पहले अधिकांश बेटा एक चीज आप देख लीजिए, क्या देख लेंगे कि बाकी सभी जो चीजें हैं वो सेम रहेगा, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में राज्यसभा और लोकसभा हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, कोई भी, या फिर आपके अदर जो और जो चीजें आते हैं, तो उसमें एज डिफरेंट बस आपको मिलेगा। एज है वो बस अलग होगा, बाकी जो है वो जो है हैज टू बी एन इंडियन सिटीजन, उनको इंडियन सिटीजन होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, वो भी सेम रहेगा। साथ ही साथ शुड नाइदर बी बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ अनसाउंड माइंड या फिर अनस्टेबल जो माइंड है वो नहीं होना चाहिए, मानसिक स्थिति है वो ठीक होना चाहिए, साथ ही साथ वो किसी भी जो सैलरी जो गवर्नमेंट जॉब है उसमें नहीं होना चाहिए। तो ये जो डिफरेंट जो पॉइंट्स है आपको सेम मिलेगा। एक बार आपने याद कर लिया, इसको रिमेम्बराइज कर लिया, इसको अंडरस्टैंड कर लिया, बस आपको एज को बस याद रखना है कि भाई प्राइम मिनिस्टर के लिए कितना, तो प्राइम मिनिस्टर के लिए जो भी जो लोकसभा के जो मेंबर्स लगते हैं वही जो चीजें चाहिए उनको। साथ ही साथ आप जो देखेंगे तो प्रेसिडेंट के लिए तो एज जो है वो डिफरेंट होगा, फिर बाकी सभी जो चीजें हैं वो लगभग सेम ही है, लगभग क्या पूरा का पूरा सेम ही है। इंडियन सिटीजन होना चाहिए, बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब से उसको सैलरी नहीं मिल रहा होना चाहिए। तो एज लोकसभा में 25 था, यहां पर आपका 30 इयर्स है। तो ये हो गया आपका क्वालिफिकेशन। देन द फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का काम क्या होता है, वो कौन कौन से जो फंक्शंस है वो करते हैं, क्या क्या वो काम करते हैं। सो इट इज द मैंडेटरी दैट द पार्लियामेंट शुड फंक्शंस फॉर एटलीस्ट 2 सेशन इन द ईयर। जैसे मैंने सेशन वाले पॉइंट में आपको बताया था कि एटलीस्ट जो है 2 सेशन है, 2 सेशन है वो पर ईयर होने चाहिए। उनके बीच जो है गेप है, जो 2 एंड द गेप बिटवीन द 2 सेशन शुड नॉट एक्सीड अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। 2 साल आपके जो 2 सेशन के बीच जो है 6 मंथ से ज्यादा का गेप नहीं होना चाहिए। 6 मंथ से ज्यादा हो गया तो भाई वो तो साल आपका जो क्या हो गया 2 साल में ज्यादा हो, 1 साल से ज्यादा हो जाएगा। सो इस तरीके से ये जो 2 सेशन है वो लोकसभा या फिर राज्यसभा के लिए कंपलसरी होता है। इट इज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया हु समन एंड क्लोजेस ईच सेशन। कौन होते हैं, तो प्रेसिडेंट होते हैं, वो क्या करते हैं आपके जो लोकसभा या फिर पार्लियामेंट हाउस का जो सेशन होगा उसकी जो घोषणा करते हैं कि इस डेट को स्टार्ट होने वाले है, और जो क्लोजिंग जो है वो भी जो है ऑन द प्रेसिडेंट के जो है आदेश के तहत ही, ऑर्डर के तहत ही होता है। तो क्लोज करना है या फिर स्टार्ट करना है वो ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर या फिर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनके थ्रू जो प्रेसिडेंट है वो करता है। अब जो नेक्स्ट जो आता है बेटा कि आपका जो पासिंग बिल्स फंक्शंस हम देख रहे हैं ना, काम क्या करते हैं लेजिस्लेचर्स, हमारे जो पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं, तो एक जो काम आता है कि भाई वो बिल पास करते हैं। अब ये बिल क्या होता है, मैं क्लासरूम में बिल की बात करता हूं तो वही बच्चे बोलते हैं कि भाई घर का बिजली बिल, हम जो है कोई सामान खरीद रहे हैं उसका बिल, तो ये बिल्कुल भी नहीं है बेटा, है ना। वो वाले जो बिल की हम बात नहीं कर रहे हैं, जो हम कुछ चीज परचेज किए तो हम उसकी जगह पर लेते हैं बिल। आज का तो बहुत मैक्सिमम जो लोग हैं वो बिल भी नहीं लेते हैं। सो ये वाला बिल नहीं है। ये जो बिल है जो हम डिफरेंट जो लॉज है, डिफरेंट जो एक्ट देखते हैं तो उसी को बिल कहा जाता है, या एक जो ड्रॉप जो बनता है उसे बिल कहा जाता है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ द पार्लियामेंट इज टू पास बिल।
मोस्ट जो इंपॉर्टेंट वर्क आ गया, मतलब बहुत जो एक जो जरूरी जो काम है जो हमारे मेंबर्स हैं, लेजिस्लेचर्स हैं, जो करते हैं वो होता है बिल को पास करना, बिल को इंट्रोड्यूस करना। सो देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ बिल। जैसे मैंने पहले बताया भाई कि जो बिल है वो टू तरीके से होता है, दो कैटेगरी है उसका। एक को कहा जाता है ऑर्डिनरी बिल और एक को कहा जाता है मनी बिल। मनी बिल जो है बजट से रिलेटेड होता है, बजट से सेशन होता है तब वहां पर मनी बिल क्या किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है। ऑर्डिनरी बिल तो कभी भी कोई भी जो सेशन है वहां पर ऑर्डिनरी जो बिल है वो इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। अब जो हम जो नेक्स्ट जो देखते हैं आपका जो ऑर्डिनरी बिल है वो क्या होता है, तो हम इससे रिलेटेड एक जो है वीडियो देख ले बेटा, तो फिर आपको समझ में आएगा। जैसे ये जो है हमारे कौन आ रहे हैं, चेयरपर्सन आ रहे हैं, जिसको मैंने नाम आपको मिस्टर ओम बिरला जी हैं, लोकसभा के जो स्पीकर हैं वो आपको देखने को मिला। फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि जो इनकी जो कार्रवाई है वो कैसे चलता है, यहाँ पर जो वर्क है वो किस तरीके से होता है। अब जो ये जो चेयरपर्सन है वो आदेश देते हैं, फिर जो डिफरेंट जो मेंबर्स हैं वो अपने जो क्वेश्चंस हैं, ये जो है आपको दिखाई सुनाई दे रहा है कि कुछ जो मेंबर्स हैं कुछ जो क्वेश्चंस कर रहे हैं। अब जो है संबंधित जो डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो मिनिस्टर्स हैं, जैसे ये जो है आपके जो ये हमारे जो रोड एंड सड़क एंड परिवहन मंत्री, मतलब जो ट्रांसपोर्ट जो मिनिस्टर हैं उनके द्वारा जवाब दिया जा रहा है। यहाँ पर जो है एक जो इंडिपेंडेंट जो मेंबर्स हैं उनके द्वारा क्वेश्चन पूछा गया, तो संबंधित जो डिपार्टमेंट से रिलेटेड हैं जो मेंबर्स हैं वो क्या करते हैं उसका आंसर देते हैं। फिर जो कुछ जो सप्लीमेंट्री जो क्वेश्चंस भी होता है, तो इसके बारे में जो है जैसे हम आगे देखेंगे तो वहां पर आपको और क्लियर हो जाएगा। सो सबसे हम बात करें ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल की हम बात करते हैं बेटा, तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जो एनी मेंबर आइदर ऑफ द रूलिंग पार्टी और द अपोजिशन में इंट्रोड्यूस एन ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल को लाना है, ऑर्डिनरी बिल प्रस्तुत करना है, कोई भी जो है एक्ट या फिर कानून लाना है, तो उसके लिए या तो रूलिंग पार्टी या फिर अपोजिशन पार्टी के कोई भी जो मेंबर्स, बस उनके लिए जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना जरूरी है। फिर वो जो बिल है एक जो प्रारूप है ना, कुछ जो चीजें एक नया जो कानून लाना है, कुछ जो नया एक्ट बनाना है, तो उनका जो प्रारूप है वो कोई भी जो व्यक्ति है, कोई भी जो मेंबर्स हैं वो ला सकता है। देन साथ ही साथ ये जो बिल है उसको इट कैन बी इंट्रोड्यूस आइदर इन द लोकसभा और इन द राज्यसभा। ये जो बिल है उनको कोई लोकसभा में भी ला सकते हैं या फिर राज्यसभा में ये जो ऑर्डिनरी बिल है उनको लाया जा सकता है। बिल मीन्स ऑर्डिनरी बिल। जैसे बेटा मैं बात करूं, मैं एक जो मेंबर्स हूं लोकसभा का और मैं चाहता हूं भाई कि जो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वहां पर कुछ जो चेंजेस हैं वो होने चाहिए, तो उससे रिलेटेड मैं जो है क्या करूंगा, जैसे अभी आपको मिड डे मील मिलता है, दोपहर में खाना मिलता है, तो वहां पर मैं चेंज करना चाहता हूं कि मेनू है वहां पर कुछ जो चेंजेस होने चाहिए। अभी दाल चावल सब्जी जो भी चीजें मिल रहा है वहां पर कुछ जो चीजें, पिज्जा मिलना चाहिए, बर्गर मिलना चाहिए, नूडल्स मिलना चाहिए, तो इस तरीके से उसका जो मेनू है मैं चेंज करूंगा, तो उसको मैं पार्लियामेंट में रखूंगा, है ना, कि भाई नहीं हमारे जो है अब जो बच्चे हैं उनको ये जो फास्ट फूड है वो भी मिलना चाहिए, ये जो भी जो डिफरेंट जो ट्रेडिशनल फूड्स हैं वो बंद किया जाए, नए जो जमाने के बच्चे हैं भाई हमारे तो उनको उसी तरीके से फूड मिलना चाहिए। तो अब उसमें मैं एक जो है पूरा एक प्रारूप बना के लाऊंगा, एक जो है क्या ड्राफ्ट आएगा, तो उसे कहा जाता है बिल। देन अब मैं या तो उसको राज्यसभा या फिर अगर मैं लोकसभा का मेंबर हूं तो लोकसभा में रखूंगा, राज्यसभा का मेंबर हूं तो राज्यसभा में उसको इंट्रोड्यूस करूंगा। वंस द बिल इज पास्ड इन वन हाउसेज आफ्टर 3 रीडिंग इट गोज टू द अदर हाउसेज। अब ये जो बिल है बेटा आपका जो है एक हाउस में पास हो गया, सपोज मैंने उसको लोकसभा में रखा, अगर लोकसभा में वो पास आउट हो गया, इससे रिलेटेड भी किस तरीके से पास होता है क्या होता है इसका भी प्रोसेस हम आगे देखेंगे, सभी आपको जानने को समझने को मिलेगा। तो एक हाउस में पास हो गया, सपोज मैंने उसको कहां पर लाया था, लोकसभा में लाया था, तो वो जो लोकसभा में पास आउट होने के बाद वो अदर जो हाउसेज है, कहां कौन सा हाउस है हमारा, राज्यसभा है, वहां जाएगा और वहां पर भी वही जो प्रोसेस होगा, डिस्कशन होगा, जो भी चीजें होगी, फर्स्ट रीडिंग सेकंड रीडिंग आगे हम देखेंगे। फिर वहां से भी पास आउट हो गया तो वो फिर कहां जाएगा, सिग्नेचर जाएगा किनके पास, हमारे जो प्रेसिडेंट है उनके पास। फिर उनका जो सिग्नेचर होने के बाद फाइनली ये जो बिल है कोई एक्ट या फिर लॉ के रूप में वो बन जाएगा और फिर हमारे बीच वो इंप्लीमेंट किया जाएगा। सो एक हाउस में पास आउट होने के बाद वो जो सेकंड हाउस में जाएगा, अदरवाइज अगर वहां से पास हो गया तो ठीक, नहीं हुआ इन केस इट डिसएग्रीज विथ आर वांट चेंजेस इन द बिल में सेंड इट बैक टू द हाउसेज वेयर इट ऑर्गेनाइटेड। मतलब जहां से ये जो लोकसभा से पास होकर राज्यसभा में गया, राज्यसभा वालों को आपत्ति हुआ, कुछ जो चेंजेस करवाना चाहें
तो वो फिर उनको वापस भेज देंगे कहां, जहां से वो जो हाउस है वो ऑर्गेनेट हुआ था। अगर राज्यसभा में पहले लाया गया था तो लोकसभा में जाने के बाद फिर से राज्यसभा में वापस आ गया। अगर लोकसभा से, मैंने एग्जांपल यहां पर लोकसभा से दिया था, तो लोकसभा में पास होने के बाद वो राज्यसभा में गया। राज्यसभा में अगर कुछ डाउट हो, कुछ प्रॉब्लम है, तो उनको फिर से वापस लोकसभा भेज दिया जाएगा। लोकसभा में भेजने के बाद वहां पर कुछ चेंजेस हुआ या फिर नहीं हुआ, फिर से वो कहां जाएगा, राज्यसभा के पास जाएगा। But if the House of Origin refuse to make any alterations up to a period of 6 months, a deadlock is created। अब यहां पर क्या होता है भाई कि कोई जो चेंजेस के लिए इनके पास 6 मंथ है, 6 मंथ के बाद फिर से वापस भेज दिया जाएगा राज्यसभा में। अगर राज्यसभा वालों को लगा कि नहीं है तो फिर भी उनको पास आउट अब करना पड़ेगा। फिर यहां से जो है पास होने के बाद वोटिंग होगा इस पर, वोटिंग होने के बाद वो कहां जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा। देन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल कॉल फॉर अ ज्वाइंट सेशन ऑफ बोथ द हाउसेज विच विल बी प्रिसाइड ओवर बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। मतलब अब यहां वाले राज्यसभा वाले भी चाहे कि नहीं हम इसको पास आउट नहीं करेंगे, दोनों के बीच ठंड गया है ना, दोनों के बीच डिसम होने लगा भाई कि लोकसभा चाहता है कि वो पास हो, हम इसमें चेंजेस नहीं करना चाहते, सभी जो चीजें सही हैं। राज्यसभा वाले चाहते हैं कि इसमें क्या होना चाहिए, चेंजेस होने चाहिए। तब ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि जो प्रेसिडेंट है वो ज्वाइंट सेशन बनाता है, मतलब दोनों के जो मेंबर्स है वो एक जगह बैठेंगे, फिर उस पर डिस्कशन होगा और वोटिंग होगा। अब भाई लोकसभा में जो है मेंबर्स, दोनों के जो मेंबर्स मिलाकर जिनकी जो संख्या ज्यादा होगी, चाहे वो गवर्नमेंट वाले हो चाहे वो अपोजिशन वाले या फिर जिसने जो बिल लाया है, जिनकी मेंबर्स संख्या ज्यादा होगी, वो जो बिल है वो पास होकर किनके पास जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा। देयर आफ्टर डिस्कशन द बिल विल बी पास, वंस बोथ द हाउसेज पास द बिल इट गोज टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब ये जो है पास आउट हो गया, फिर इसके बाद वो कहां जाएगा, तो ये जाएगा आपके किनके पास, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाएगा। किनके पास जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब जो है यहां पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, इफ ही और सी साइन द बिल देन इट बिकम अ लॉ। अब जो है वो प्रेसिडेंट है, वो अगर साइन कर दिया तो क्या हो जाएगा, वो जो है बिल है वो लॉ बन जाएगा, कानून बन जाएगा। बट अगर द प्रेसिडेंट कैन सेंड द बिल बैक विथ सजेशन, को जो सजेशन देकर ये जो हमारा जो प्रेसिडेंट है वो वापस बिल को भेज दिया कि नहीं कुछ जो चेंजेस हैं यहाँ पर होने चाहिए। सो बट इफ द पार्लियामेंट रिटर्न द बिल विथ और विदाउट द सजेस्टेड चेंज, द प्रेसिडेंट हैड टू साइन इट टू मेक इट अ लॉ। प्रेसिडेंट ने वापस भेज दिया कि कुछ जो चेंजेस होने चाहिए, पार्लियामेंट को लगा कि नहीं सही है, या फिर वो सजेशन को मानते हुए उसने चेंज कर दिया तब तो ठीक, तो फिर वापस फिर प्रेसिडेंट के पास आता है। तो ऐसे सिचुएशन में प्रेसिडेंट को साइन करना ही पड़ेगा, वो अब नेक्स्ट टाइम जो है रिफ्यूज नहीं कर सकता। सो दिस लॉ इज देन एक्ट देन कॉल्ड एन एक्ट। अब ये जो लॉ बन गया उसे हम एक्ट के रूप में जानते हैं। सो ये जो एक जो था कि भाई ऑर्डिनरी जो बिल एक जो ड्रॉफ्ट बनाया गया था, ये जो बिल है अब पास आउट होकर एक जो है लॉ बन गया, एक एक्ट बन गया, एक कानून के रूप में हमारे बीच आ जाता है। सो ये तो हो गया आपका जो ऑर्डिनरी बिल से रिलेटेड। नेक्स्ट जो था दो डिफरेंट टाइप के जो बिल होते हैं, वो होता है आपका मनी बिल। मनी बिल की हम बात करें बेटा तो यहां पर आता है कि जो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द लोकसभा। मनी बिल को सिर्फ कहां इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, और ओनली द रूलिंग पार्टी, और सिर्फ रूलिंग पार्टी के द्वारा किया जा सकता है। इसमें डिफरेंसेस आपको नजर आ रहे हैं ऑर्डिनरी बिल और आपके मनी बिल में। ऑर्डिनरी बिल में क्या होता था कि वो जो आइदर हाउस, चाहे वो लोकसभा में या फिर राज्यसभा, किसी भी हाउस में उसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता था, और आइदर मतलब कोई भी जो मेंबर्स है, चाहे वो आपके जो रूलिंग पार्टी से हो या फिर अपोजिशन पार्टी के कोई भी जो मेंबर्स है उनको इंट्रोड्यूस कर सकते थे। बट जो मनी बिल है उसको सिर्फ लोकसभा में और जो रूलिंग पार्टी के जो मेंबर्स हैं, जनरली जो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है। देन द स्पीकर ऑफ द लोकसभा हैज टू सर्टिफाइड इट इज एज अ मनी बिल। जो कौन सा ऑर्डिनरी बिल है और कौन सा जो मनी बिल है उसको सर्टिफाइड करने का जो काम है वो लोकसभा के स्पीकर का होता है, और जो मनी बिल है उसको जो सर्टिफाइड करता है कौन, लोकसभा के स्पीकर। आफ्टर 3 रीडिंग इन द लोकसभा द बिल इज सेंट टू द राज्यसभा। अब जो 3 जो डिफरेंट रीडिंग है, 3 अलग बार रीडिंग होता है, फिर उनको भेज दिया जाता है कहां पर, राज्यसभा में। इट हैज टू पास द बिल विथ और विदाउट सजेशंस विद इन 14 डेज। अब यहां पर क्या होता है कि भाई विदाउट जो सजेशन, बिना सजेशंस के या फिर सजेशन भी दिए
तो भी जो राज्यसभा है उसका जो मनी बिल के मामले में कोई उनका पावर नहीं होता है। राज्यसभा के पास गया, 14 डेज का टाइम है, अगर उनको सजेशन देना है तो दे सकते हैं, और अगर सजेशन दिया तो मानना ना मानना लोकसभा के है, उस पर डिपेंड करता है। सो 14 डेज में वो जो है बिल है उनको रिटर्न करना पड़ता है, अगर नहीं करेंगे तो भी लोकसभा में माना जाएगा कि वो जो है राज्यसभा से पास हो गया है। सो अदरवाइज द लोकसभा विल अस्यूम द बिल इज पास, द राज्यसभा कैन ओनली मेक सजेशन। लोकसभा में पास होगा तो राज्यसभा बस सजेशन कर दे सकते हैं, द लोकसभा में एक्सेप्ट और रिजेक्ट देम। लोकसभा चाहे तो एक्सेप्ट करे या फिर रिजेक्ट करे। ऑन द इशू ऑफ मनी बिल द लोकसभा इज मोर पावरफुल। मनी बिल के मामले में लोकसभा ज्यादा पावरफुल होता है। ऑर्डिनरी बिल में इक्वल पावरफुल है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों इक्वल पावरफुल है, बट जो नंबर्स देखा जाता है भाई कि किसने किस पार्टी ने जो वो बिल लाया है और उनकी जो नंबर्स है वो ज्यादा है। जनरली जो रूलिंग पार्टीज है उनके जो मेंबर्स हैं वो ज्यादा होते हैं। सो द प्रेसिडेंट ऑन रिसीविंग द मनी बिल विल साइन टू मेक इट अ लॉ विच बिकम एन एक्ट सब्सिक्वेंटली। अब यहां पर क्या होता है, जैसे ही जो ये जो मनी बिल है वहां पर प्रेसिडेंट का सिग्नेचर हुआ तो वो जो बिल है वो लॉ बन जाता है और उसको एक एक्ट के रूप में उसको इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। सो ये तो हो गया बेटा कि जो है डिफरेंट बिल से रिलेटेड। यहाँ पर नाउ योर फैक्ट्स में दिया गया है, क्या दिया गया है, क्या बताया गया है, तो अ बिल विच इज इंट्रोड्यूस्ड बाय मिनिस्टर इज टर्म गवर्नमेंट बिल। जो भी कोई जो मिनिस्टर के द्वारा जो इंट्रोड्यूस किया जाता है उसे कोई भी जो गवर्नमेंट बिल कहा जाता है। एंड अ बिल दैट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय एनी अदर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इज नाउन द प्राइवेट मेंबर्स बिल। मतलब जो गवर्नमेंट के जो पार्टी है उनके जो मिनिस्टर्स जो हैं, कैबिनेट जो डिफरेंट जो मिनिस्टर्स होते हैं उनके द्वारा जो बिल जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उसे क्या किया जाता है, गवर्नमेंट बिल किया जाता है। और जो अदर जो पॉलिटिकल पार्टीज है, अदर जो मेंबर्स है गवर्नमेंट में जो शामिल नहीं है, जो मेंबर्स या फिर जो कोई मिनिस्टर्स नहीं है, तो उनके द्वारा जो बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है उसे प्राइवेट बिल कहा जाता है। सो ये कुछ बिल से रिलेटेड। अब जो देखते हैं बेटा कि जो नेक्स्ट स्टेज बाय विच अ बिल बिकम अ लॉ। एक जो बिल है वो कानून कैसे बनता है, लॉ कैसे बनता है, तो इससे रिलेटेड देखा जाए तो फर्स्ट रीडिंग या फिर जिसे हम इंट्रोडक्शन के रूप में जानते हैं। श्री आइटम नंबर 22 श्री राव इंद्रजीत सिंह। Chairman sir, on behalf of my senior colleague Shrimati Nirmala Sitharaman, I rise to move for leave to introduce a bill further to amend the Competition Act 2002. प्रश्न है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य इसके विरोध में है वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। तो हम इंट्रोडक्शन की बात करें, सो व्हेन अ मेंबर इंट्रोड्यूस द बिल इन द हाउस, कॉपी ऑफ द सेम आर गिवन टू ऑल द members and the introducing members explain the purpose of the bill। मतलब कोई भी जो मेंबर्स है जो बिल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं किसी भी हाउसेज में, तो उनकी जो सेम जो कॉपीज हैं वो और जो डिफरेंट जो मेंबर्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, ताकि वो भी जो उसको अंडरस्टैंड कर सके, उनको स्टडी करके समझ सके कि एक्चुअली जो बिल है वो किस पर्पस से लाया गया, किस चीजों के लाया गया है। तो जो मेंबर जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो क्या करता है, एक्सप्लेन करता है कि भाई किस पर्पस से ये बिल लाया जा रहा है। जैसा मैंने बताया था भाई कि जो मिड डे मील जो मिलता है, दोपहर में जो खाना मिलता है गवर्नमेंट स्कूलों में, तो उनसे रिलेटेड मैं एक जो बिल लाना चाहता हूं। तो भाई मैंने जो है फास्ट फूड से रिलेटेड बताया, तो मैं वो पर्पस बताऊंगा कि किस कारण से जो ट्रेडिशनल जो फूड्स है उनको हटाया जाए और ये जो नए जो फास्ट जो फूड्स हैं उनको इंट्रोड्यूस किया जाए, चाहे वो चाउमीन हो, चाहे वो नूडल्स हो, चाहे वो पिज्जा हो, बर्गर्स हो, ब्रेड्स हो गए, इनको क्यों इंट्रोड्यूस किया जाए। मैं उसके जो है प्रॉफिट्स बताऊंगा, तभी तो ये जो नया जो चेंजेस है वो किया जाएगा। सो ये फर्स्ट जो रीडिंग है वहां पर जो मेंबर्स हैं वो उनको क्या कर देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं। देन सेकंड रीडिंग होगा। सेकंड रीडिंग में क्या होगा कि आफ्टर द बिल इज ट्रूली डिस्कस्ड मेंबर कैन सजेस्ट चेंजेस। अब यहां पर क्या हुआ भाई कि जो पूरा डिस्कशन करेंगे, मेंबर आपस में डिस्कस होगा, हो हल्ला होता है भाई, जैसे आप क्लासरूम में बैठ रहते हो बेटा और आप लोग चिल्लाते हो, वैसे जो है पार्लियामेंट हाउस में भी क्या होता है, आपस में डिस्कशन होता है। तो जो माहौल है वो बहुत ही ज्यादा गर्मा गर्म बन जाता है ना। आपने देखा भी होगा, सर्च मार के और डिटेल से देख सकते हैं आप, है ना। सो
अब यहाँ पर डिस्कस हो गया तो कुछ जो मेंबर्स है उसमें सजेस्ट करेंगे कि नहीं भाई चलिए आप अच्छी बात है जो मेंबर्स ने लाया कि यहाँ पर जो है फास्ट फूड मिलना चाहिए, तो मेरा सजेशन है कि कुछ जो और जो चीजें हैं उस फास्ट फूड में चाइनीज है वो इंक्लूड किया जाना चाहिए, मोमोन्स है वो इंक्लूड किया जाना चाहिए। ऐसे कोई जो मेंबर्स है जो उनकी पसंद की चीजें हैं उनको भी सजेस्ट कर सकता है कि इनको इंक्लूड किया जाना चाहिए, तो सजेशन होगा, है ना। देन एक कमिटी का फॉर्मेशन होगा। एक कमिटी फ्रॉम एमंग द मेंबर्स विल बी सेट अप बाय द स्पीकर। स्पीकर के द्वारा जो डिफरेंट जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके जो डिफरेंट जो मेंबर्स हैं उनका एक जो कमिटी बनाया जाएगा। द मेंबर ऑफ द कमिटीज विल बिलोंग टू वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब किसी पर्टिकुलर एक पार्टी से या फिर गवर्नमेंट की पार्टी से या फिर जिस पार्टी के जो मेंबर्स ने जो बिल है उसी के मेंबर्स नहीं होंगे। डिफरेंट जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके जो सीनियर जो मिनिस्टर आपके जो मेंबर्स हैं उनका जो एक कमिटी बनाया जाएगा, किनके द्वारा? स्पीकर के द्वारा। देन दिस कमिटी विल scrutinize द बिल्स एंड अंडरस्टैंड इट इज अ पॉजिटिव और एंड नेगेटिव इम्प्लीकेशंस। मींस यहाँ पर क्या होगा भाई कि उसको देखेंगे, छाटेंगे, है ना, कि डिटेल स्टडी करेंगे कि एक्चुअली जो है उस जो बिल के क्या पॉजिटिव पॉइंट्स है, क्या नेगेटिव पॉइंट्स है, क्या क्या चीजें इंप्लीमेंट किया जा सकता है, क्या क्या चेंजेस है वो किए जा सकते हैं उसमें। फिर वो जो है क्या होगा, थर्ड रीडिंग के लिए आएगा। कमिटी है अपना काम करेगी और एक रिपोर्ट देगी, फिर उस पर क्या होगा, थर्ड रीडिंग होगा। द बिल इज ड्राफ्टेड फाइनली आफ्टर सुटेबल मॉडिफिकेशन एज सजेस्टेड बाय द मेंबर हैव बीन मेड। कमिटी का जो है रिपोर्ट आ गया, फिर जो है मेंबर्स ने सजेशन दे दिया, मॉडिफिकेशन हो गया, अब वो फाइनली जो है वो बिल है वो क्या हो जाएगा, देन इट इज कंप्लीट फ्रॉम इट इज पुट टू वोट। अब क्या किया जाएगा भाई, उस पर अब वोटिंग होगा। क्या होगा, वोटिंग होगा। जो पर्सन है जो मेंबर्स लाया गया, जिन कौन से पार्टी के जो मेंबर्स, अब जो डिफरेंट जो पार्टीज के जो मेंबर्स हैं वो अपना वोटिंग कास्ट करेंगे कि एक्चुअली में ये जो बिल है उनको पास आउट किया जाए कि नहीं। सो इफ द मेजॉरिटी ऑफ द सेम इट इज पास, इट देन गोज टू द अदर हाउस वेयर सिमिलर प्रोसीजर्स में बी एडॉप्टेड। अब ये जो है इसी तरीके से जो ये जो पास आउट हो जाएगा, ये जो आपका जो क्या होगा, थर्ड रीडिंग होगा, वहां पर फाइनल ड्राफ्ट आ गया, उस पर वोटिंग होगा, पास आउट हो गया, तो वो जो सिमिलर जो प्रोसेस है, फर्स्ट रीडिंग बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा कहां पर, अनदर हाउस में, चलिए राज्यसभा में, अब वो जो है गया, फिर वहां पर इंट्रोड्यूस कॉपी दिया जाएगा, वहां पर रीडिंग होगा, समझाया जाएगा, चेंजेस होगा, कमेटी का फॉर्मेशन होगा, कमेटी अपना न्याय डिसीजन देगा, फिर उस पर जो है सजेशन होगा, फाइनल जो है आएगा, फिर उस पर वोटिंग होगा। अब वहां से भी पास आउट होने के बाद जो है वो कहां जाएगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा, और जो प्रेसिडेंट है अगर उस पर सिग्नेचर कर देता है, सो द बिल देन बिकम एन एक्ट। अब जो है फाइनली जो ये जो बिल है वो एक लॉ के रूप में, एक रूप में हमारे बीच आता है। सो ये हो गया बेटा आपका ये कंप्लीट जो प्रोसेस कि जो लेजिस्लेचर है वो कैसे काम करते हैं, और जो बिल है वो कैसे पास आउट होते हुए एक एक्ट के रूप में, एक लॉज के रूप में, एक जो कानून के रूप में हमारे बीच आता है। देन नेक्स्ट आता है बेटा आपका जो कीपिंग द एग्जीक्यूटिव इन चेक। कीपिंग द एग्जीक्यूटिव इन चेक, एग्जीक्यूटिव है उनको जो चेक करते हैं, कौन चेक करता है, तो भाई ये जो है हम लेजिस्लेचर के फंक्शन देख रहे हैं, तो लेजिस्लेचर्स हैं उनका काम होता है कि एग्जीक्यूटिव है उनको चेक करते रहना, वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, या फिर बहुत सारी जो चीजें हैं, चलिए आगे हम उसको देखते हैं। द एग्जीक्यूटिव विच कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज द मोस्ट पावरफुल ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। एग्जीक्यूटिव के बारे में आपका जो चैप्टर 4 है वहां पर आप उसको आपको देखने को समझने को मिलेगा, उससे रिलेटेड वीडियोस ऑलरेडी मेरे द्वारा बनाया जा चुका है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी आपको देखने को मिल जाएगा। सो अब जो है बेटा एग्जीक्यूटिव में कौन कौन शामिल होते हैं, कौन होते हैं वो एग्जीक्यूटिव, तो यहाँ पर एग्जीक्यूटिव में आपको प्रेसिडेंट शामिल होता है, वाइस प्रेसिडेंट शामिल होता है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, ये जो है सभी जो है एग्जीक्यूटिव्स कहलाते हैं। और गवर्नमेंट का एक जो मेन जो ऑर्गन है, मुख्य जो होता है आपका, ये जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म होता है, तो ये जो सभी जो है एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, और ये जो गवर्नमेंट में जो हमारा जो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। प्रेसिडेंट के पास उतना पावर नहीं होता है, क्योंकि वो फिगर हेड होता है, नाम मात्रक होता है, ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर वो वर्क करता है। सो on the most important functions of the legislature is to keep a check on the
एग्जीक्यूटिव्स, मतलब यहाँ पर अब आता है कि भाई जो इनका जो मोस्ट जो काम होता है कि वो लेजिस्लेचर्स का काम होता है कि वो जो है चेक करें एग्जीक्यूटिव को। तभी तो आप देखते हैं बेटा पार्लियामेंट हाउस में आपको वीडियो में देखने को मिलेगा, आपने देखा भी आगे और आएगा, उसमें देखेंगे कि जो है आपस में जो है वहां पर हो हल्ला होते रहता है ना। जैसे आप एक वीडियो में देखा भी कि जो मेंबर्स है वो क्या कर रहा है कि मैंने सप्लीमेंट्री क्वेश्चन किया, मैंने 2 सप्लीमेंट्री क्वेश्चन किया, वो बार बार बोल रहा है। मतलब कोई भी जो क्वेश्चन आवर होता है तो वहां पर उसके बाद जो है क्या दिया जाता है, मेंबर्स के द्वारा जवाब दिया जाता है, मिनिस्टर के द्वारा जवाब दिया जाता है। तो मेंबर्स है और उससे रिलेटेड जो डिफरेंट जो क्वेश्चन है वो कर सकते हैं, जिसे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कहते हैं। आगे आपको उसको देखने को मिलेगा, हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में है आपका। सो चेक करते रहते हैं कि काम सही से हो रहा है कि नहीं, उनके डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी प्लानिंग किए, जो भी एक्ट आया वो सही से कर रहे हैं कि नहीं, उनके डिपार्टमेंट के द्वारा लोगों की भलाई के लिए क्या क्या काम किया जा रहा है। सो द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैन डू दिस इन डिफरेंट वेज। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लेजिस्लेचर, वो डिफरेंट तरीके से इसको करते हैं। द मिनिस्टर आर अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट, मिनिस्टर है वो अकाउंटेबल होता है। इससे पहले हमने देखा, उसको मैंने एक्सप्लेन किया कि भाई अगर वो जो है उसके प्रति अकाउंटेबल नहीं है तो उनको जो डिसॉल्व भी किया जा सकता है क्योंकि उनके पास मेजोरिटी नहीं होगी। सो द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्पेशली द अपोजिशन मेंबर हैव एवरी राइट टू क्वेश्चन द रूलिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड एक्शन। मतलब वो जो अपोजिशन पार्टी के जो मेंबर्स हैं उनके पास पूरे का पूरा जो राइट्स होता है कि वो जो है जो पार्टी रूलिंग में है, उनके जो मेंबर्स हैं, जो गवर्नमेंट में शामिल जो लोग हैं, मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, उनकी जो पॉलिसीज है, उनके द्वारा जो डिफरेंट जो किए गए जो चीजें हैं उनसे रिलेटेड वो क्वेश्चंस कर सकते हैं, क्योंकि वो जो है पीपल्स, लोगों से रिलेटेड होता है जो है ना। क्योंकि हम जानते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो हमारे यहाँ कंट्री में हम बात करें तो वो जो है कैसे इलेक्टेड बाय द पीपल्स, लोगों के प्रति होता है। तो ये जो हमारे जो अपोजिशन जो मेंबर्स है वो हमेशा जो है क्वेश्चंस करते रहते हैं। आपने देखा होगा न्यूज चैनल्स अगर आप लगा के देखेंगे तो डिफरेंट जो पॉलिटिकल जो पार्टीज के जो मेंबर्स हैं वो गवर्नमेंट के जो डिफरेंट जो डिसीजन होते हैं अगर उन पर बार बार वो क्वेश्चन उठाते रहते हैं कि यहाँ पर ये चीज और ये सही है, ये गलत है, ये सभी चीजें होती है और वो जरूरी भी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो डेमोक्रेसी है वो सफल नहीं हो पाएगा। जो कोई भी जो गवर्नमेंट आए वो अपनी मनमर्जी से कोई भी चीजें कर सकती है। ये तो हो गया आपका कि जो लेजिस्लेचर का जो काम है एग्जीक्यूटिव को चेक करते रहते हैं। अब जो नेक्स्ट आता है चेक करने में तो एक जो होता है क्वेश्चन आवर्स। क्वेश्चन आवर मतलब जो है भाई आवर में से एक घंटा हो गया, एक समय हो गया, और जो क्वेश्चन जहां पर प्रश्न पूछे जाते हैं पार्लियामेंट हाउस में, जहां पर क्या किए जाते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं। सो द फर्स्ट आवर ऑफ एवरी सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट इज नोन एज द क्वेश्चन आवर्स। क्वेश्चन आवर्स में क्या होता है भाई कि कोई भी जो मेंबर्स है, जैसे आपने वीडियो जस्ट मैंने आपको पहले दिखाया जिसमें कोई जो मेंबर्स है वो क्या कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है और जो डिफरेंट जो डिपार्टमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं वो उसका जवाब दे रहे हैं। तो ये वहां पर होता है कि जो मिनिस्टर्स विल बी आस्क्ड क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस शुड बी एड्रेस्ड टू द स्पीकर। कोई भी जो मिनिस्टर से डिफरेंट जो डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई भी जो मेंबर्स हैं वो क्वेश्चन कर सकते हैं, और सभी जो क्वेश्चंस है वो किनको एड्रेस करते हुए, जो स्पीकर है, माननीय स्पीकर महोदय जी, मैं जो है क्या करना चाहता हूँ संबंधित जो डिपार्टमेंट है रोड ट्रांसपोर्ट एंड मिनिस्टर्स हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि भाई हमारे जो बहुत सारे जो रोड्स हैं वहां पर एक्सीडेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं, तो इससे रिलेटेड जो है वो संबंधित डिपार्टमेंट ने क्या किया। तो ऐसे जो क्वेश्चंस है वो माननीय जो स्पीकर जो है ना, उससे को संबोधित करते हुए क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। सो क्वेश्चन विथ एन एस्ट्रिक मार्क्स आर नॉन एज द स्टार्ड क्वेश्चंस एंड रिक्वायर एन ओरल क्वेश्चन। मतलब एस्ट्रिक जो मार्क्स वाले कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें क्या होता है भाई ओरल, मतलब ऐसे बोलकर ही उसका जो आंसर है वो दिया जा सकता है, बट the ones without an asterisk marks require written answer। कुछ जो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं जो asterisk marks वाले नहीं होते हैं, तब ऐसे जो क्वेश्चन है उसका बेटा रिटर्न में आंसर देना जरूरी होता है। ओरली भी उसका आंसर दिया जाता है और उसका रिटर्न भी उसका आंसर देना जरूरी होता है। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जैसे मैंने वीडियो जो है आपको चलाया दिखा, तो वहां पर एक जो क्वेश्चन एक जो पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं वो बार बार बोल रहे हैं कि मेरे द्वारा 2 जो है सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है वो पूछा गया है। यहां पर आप जो देख सकते हैं तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन होता क्या चीज है, तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन में भी आस्क्ड बाय द मेंबर बेस्ड ऑन आंसर गिवन बाय द मिनिस्टर। क्वेश्चन आवर्स में कोई जो क्वेश्चन पूछा गया और उससे रिलेटेड जो है मिनिस्टर ने कोई जो है आंसर दिए, अब उसी जो आंसर पर दूसरा जो क्वेश्चन है वो पूछा और जा सकता है, जिसे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन
कहा जा सकता है। जैसे आप एग्जाम में बैठते हैं, एग्जाम में जैसे आप नोट कर रहे हैं, आपका जो मेन आंसर शीट है वो फिलअप हो गया, तो आपको जो एडिशनल से या फिर जो सप्लीमेंट्री आंसर शीट के रूप में आप और लेते हो ना, तो उसी तरीके से जो क्वेश्चंस है उस पर भी और जो क्वेश्चंस है वो पूछा जा सकता है, आंसर दिया है उस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसे कहा जाता है सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। सच डिबेट्स हेल्प अदर मेंबर अंडरस्टैंड द गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड आल्सो द फ्लोज इन देम। मतलब ये जो क्या करता है भाई कि जो अदर जो मेंबर्स है गवर्नमेंट के द्वारा काम क्या किया जा रहा है, उनकी जो पॉलिसी किस तरीके से है, क्या कुछ चीजें हैं, ये सभी अदर जो मेंबर्स है, साथ ही साथ जो अदर जो कॉमन जो पीपल्स है, जो डिफरेंट जो ये जो पार्लियामेंट हाउस के जो सेशन है उसको वॉच करते रहते हैं, चाहे इंटरनेट के थ्रू चाहे टीवीज के थ्रू। सो ये जो है उनको भी जानने को, सुनने को, समझने का मौका मिलता है। देन नेक्स्ट आता है 0 आवर्स, तो द पीरियड आफ्टर क्वेश्चन आवर्स, मतलब जैसे ही क्वेश्चन आवर का खत्म हुआ, 1 घंटा खत्म हुआ क्वेश्चन आवर्स का, उसके जस्ट नेक्स्ट आवर जो है, नेक्स्ट जो 1 घंटा होता है वो होता है, क्या होता है, 0 आवर्स। 0 आवर्स में क्या होता है कि जो द पीरियड आफ्टर क्वेश्चन आवर्स एंड बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द रेस्ट ऑफ द डेज वर्क इज नोन एज अ 0 आवर्स। मतलब जैसे क्वेश्चन आवर खत्म हुआ, 1 घंटा खत्म हुआ, उसके बीच का जो 1 घंटे का जो पीरियड होता है, उसके बाद जो है बाकी जो है अदर जो वर्क होते हैं, पूरा जो पार्लियामेंट का और जो अदर जो काम चलता है, तो उसके जो बीच का जो समय है उसे कहा जाता है 0 आवर। 0 आवर्स में मेंबर कैन राइज क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब इसमें कोई भी जो मेंबर्स है वो पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब लोगों की भलाई से रिलेटेड, लोगों के वेलफेयर के लिए कोई भी जो क्वेश्चंस है वो पूछ सकते हैं। सो ये हो गया आपका 0 आवर्स। देन एडजस्टमेंट मोशंस, एडजस्टमेंट मोशंस में क्या होता है, अब ये जो मोशन है कब लाया जाता है, क्या होता है, सो मेंबर हैव द राइट टू नो अबाउट द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज। अब यहां पर क्या होता है कि भाई मेंबर्स, डिफरेंट जो पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं उनको जो डिफरेंट जो गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज है उसके बारे में जानने का उनको अधिकार है, और क्योंकि वो भाई लोगों के द्वारा इलेक्ट किए गए हैं तो उनको पता होना चाहिए कि जो गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या चीजें किया जा रहा है, किस तरीके से उनकी पॉलिसीज बनाए गए, क्या क्या काम किए जा रहे हैं। सो व्हेन एडजस्टमेंट मोशन इज मूव्ड, द करेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज पोस्टपोन्ड एंड अदर टॉपिक ऑफ ग्रेटर इंपॉर्टेंस इज टेकन अप फॉर डिस्कशन। मतलब एडजस्टमेंट मोशन में क्या हुआ कि कोई जो टॉपिक चल रहा है, जैसे एग्जांपल मैंने एक जो बिल इंट्रोड्यूस किया था, मैं मेंबर हूं कहाँ का, लोकसभा का, तो मैंने भाई आपके जो मिड डे मील से रिलेटेड एक जो क्या किया था, बिल इंट्रोड्यूस किया गया था, जहां पर क्या करना है, फास्ट फूड है वो प्रोवाइड करना है। अब वो डिस्कशन चल रहा है, उस पर सजेशन आ रहे हैं, बट सडनली क्या हो गया भाई कि जो है हमारे यहाँ कोई जो केसेस है, जैसे हम कोरोना की बात करते हैं, डेंगू का जो केसेस है वो सडनली बढ़ने लगा, इंक्रीज होने लगा, तो कोई जो मेंबर्स ने उस जो टॉपिक को उठाने के लिए क्या किया, एडजस्टमेंट मोशन लाया, और करेंटली जो टॉपिक है अब जो है आपका किस पर, तो ये जो कोरोना या फिर हम जो है डेंगू से रिलेटेड कोई जो बीमारी से रिलेटेड जो है उस टॉपिक पर डिस्कस किया जाएगा, और जो मिड डे मील है उस पर जो डिस्कशन हो रहा था उसको वहीं पर ही क्लोज कर दिया जाएगा, वहीं पर ही कुछ समय के लिए बंद कर दिया जाएगा, और ये जो नया जो टॉपिक है उस पर डिस्कशन किया जाएगा। तो यहाँ पर एडजस्टमेंट मोशन है वो लाया जाता है। सो एडजस्टमेंट मोशन कैन प्ले अ वाइटल रोल इन रिवेलिंग द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। अब ये जो आपका जो क्या है, एडजस्टमेंट मोशन जनरली ऐसे समय पर या फिर ऐसे समय पर लाया जाता है जहां पर गवर्नमेंट के जो फेलियर्स है वो दिखाना होता है, मतलब गवर्नमेंट के द्वारा ये जो चीजें कमी किया गया या फिर ये जो चीजें हुई कि जिसके कारण से ये जो केसेस है वो बढ़ गए या फिर सफिशिएंट जो है इलाज नहीं मिल पा रहा है, तो गवर्नमेंट के जो फेलियर्स है उसको दिखाने के लिए, उसको हाईलाइट करने के लिए जो एडजस्टमेंट मोशन है वो लाया जाता है। तो ये हो गया बेटा कि जो करंट जो टॉपिक चल रहा है उसको क्लोज करना है, और एक जो नया जो टॉपिक्स है उसको लाना है। ऐसा नहीं है कि क्लोज करना मतलब हमेशा के लिए क्लोज हो जाएगा, है ना, जब तक ये जो नया जो इंपॉर्टेंट जो इश्यूज हैं उनको लाने के लिए ये जो एडजस्टमेंट मोशन है वो लाया जाता है। सो नाउ विथ पार्लियामेंट अफेयर्स बिगिन टेलीकास्ट लाइव द पब्लिक नॉन्स अबाउट द नेचर ऑफ डिस्कशन। मतलब अब जो है जो भी जो चीजें पार्लियामेंट हाउस में हो रहा है उसका जो प्रॉपर जो टेलीकास्ट किया जाता है, चाहे वो हमारी लोकसभा टीवी हो या फिर आपका जो राज्यसभा टीवी से या फिर जो सांसद जो टीवी है वो भी है, तो उनके द्वारा जो लाइव टेलीकास्ट किया जाता है तो उनसे जो लोग हैं उनको पता चलता है। साथ ही साथ एंड ऑल्सो द क्वालिटी ऑफ द लॉ मेकर्स चूजन बाय देम, जो
जो हमने चूज करके जो भेजा है, जिसको हमने गवर्नमेंट बनाया, अपोजिशन बनाया या फिर कोई भी जो है, तो उनकी जो क्वालिटी क्या है उसके बारे में पता चलता है। उन्हीं के थ्रू जो नेक्स्ट इलेक्शन में भी जो पीपल्स है वो डिसीजन ले सकते हैं कि इनको फिर से इलेक्ट करना है कि नहीं। Then the members of parliament too, with the media playing a pivotal role, are more cautious in their approach to matters of गवर्नेंस। मतलब मीडिया का भी रोल है यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि भाई जो चाहे वो मास मीडिया, डिफरेंट जो मीडियाज के जो सोर्सेज हो, चाहे वो डिजिटल मीडिया हो या फिर प्रिंट मीडिया हो, वो जो है डिफरेंट जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, उनके जो प्लानिंग्स है, इन सब के बारे में जो कॉमन जो पीपल्स हैं उनको अवेयर करते रहते हैं, उनको इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। तो जो मीडिया का जो रोल है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। डेमोक्रेटिक कंट्री में तो मीडिया का रोल है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही जो है लोगों के जो डिफरेंट जो डिसीजन मेकिंग है उनको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है, उनको प्रभावित करता है, क्योंकि लोगों को ही जो है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, जो उनके जो लीडर्स हैं, उनके जो मेंबर्स हैं, उनके जो थॉट्स हैं, उनके जो व्यूज हैं, उनके बारे में पता चलता है। नेक्स्ट जो आता है बेटा आपका नो कॉन्फिडेंट मोशन। नो कॉन्फिडेंट मोशन क्या होता है पार्लियामेंट में? सो इफ द पार्लियामेंट लॉसेस इट्स कॉन्फिडेंट इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड इट्स फंक्शनिंग, मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंट कैन बी इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा। ये जो नो कॉन्फिडेंट मोशन है वो कहां पर आता है? लोकसभा में आता है। कब आता है? जब पार्लियामेंट है वहां उनका जो कॉन्फिडेंट है, उनका जो विश्वास है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है और उनके जो फंक्शनिंग जो बॉडीज है, सीधा सीधा कहें भाई कि जो गवर्नमेंट है वो जो है पार्लियामेंट का जो ट्रस्ट है वो खो देते हैं, या फिर हम इसको डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि भाई उनके पास पर्याप्त जो नंबर्स हैं वो मेजोरिटी में नहीं है। तब ऐसे सिचुएशंस में नो कॉन्फिडेंट मोशन लाया जाता है, जिसे हिंदी में अविश्वास प्रस्ताव कहा जाता है। कहां पर आता है ये? लोकसभा में आता है। इफ इट इज पास बाय द सिंपल मेजोरिटी, द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मस्ट रिजाइन कलेक्टिवली। सिंपल मेजोरिटी मतलब आधे से ज्यादा जो है गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो गए, मतलब ये जो नो कॉन्फिडेंट मोशन लाया गया है उसके फेवर में जो ज्यादा मेंबर्स हो गए, मोर देन हाफ, तो जो सिंपल मेजोरिटी के थ्रू ये जो नो कॉन्फिडेंट मोशन है उसको पास आउट माना जाता है और प्राइम मिनिस्टर और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनको रिजाइन देना पड़ेगा। तो ये होता है बेटा आपका जो नो कॉन्फिडेंट मोशन, जिसके थ्रू किसी भी जो गवर्नमेंट है उनको डिसॉल्व किया जा सकता है, उनको भंग किया जा सकता है अविश्वास प्रस्ताव के थ्रू। देन नेक्स्ट आता है आपका भी इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट मींस जहां जिस प्रोसेस के थ्रू हम जो है प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट है उनको हटा सकते हैं, जिसे कहा जाता है महाभियोग। क्या कहा जाता है हिंदी में? महाभियोग। तो वो थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड है ना। तो इम्पीचमेंट, सो द लेजिस्लेचर्स कैन रिमूव द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम ऑफिस फॉर द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। मतलब ये जो आपका जो प्रेसिडेंट को उनके जो पोस्ट से हटाना है, उनके पद से हटाना है। नॉर्मली जो है प्रेसिडेंट का जो टर्म है वो 5 इयर्स होता है। इसके बारे में हम जो है नेक्स्ट जो चैप्टर है वहां पर आप देखेंगे, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आई बटन में है, प्लेलिस्ट में उसका आपको जो मिल जाएगा। सो इम्पीचमेंट के थ्रू क्या होता है भाई कि जो है हमारे जो प्रेसिडेंट है उसको जो है उनके पोस्ट से, उनके पद से 5 साल पहले जो है उनके टर्म से पहले हटाया जा सकता है। किस बेसिस पर? कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसने जो है संविधान है उसकी अवहेलना की है, उसके जो संविधान की जो डिफरेंट जो बातें हैं, डिफरेंट जो नियम है उनको उसने तोड़ा है, तो इसके थ्रू उनको उनके पोस्ट से हटाया जा सकता है। सो टू इम्पीच मीन्स टू ब्रिंग चार्ज अगेंस्ट अ गवर्नमेंट ऑफिसर। इम्पीच का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि भाई जो चार्ज लगाना, किनके अगेंस्ट? कोई भी जो गवर्नमेंट जो ऑफिसर है उनके अगेंस्ट चार्ज लगाना, वो होता है इम्पीच। तो इम्पीचमेंट के थ्रू प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या फिर जो हमारे सुप्रीम के जो जजेस हैं उनको हटाया जा सकता है। सो अब ये जो इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है वो क्या होता है? तो द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट कैन बी इनिशिएटेड इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। ये जो है इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है वो किस तरीके से लाया जाता है? सो कोई भी जो हाउसेज है, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, किसी भी हाउसेज में बेटा ये जो इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है उसको लाया जा सकता है। द मोशन हैज टू बी पास बाय 2/3 मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस। हाउस में जो कितने जो मेंबर्स हैं
उनकी जो 2/3 जो मेजोरिटी है उनसे पास आउट होना चाहिए, सिंपल मेजोरिटी नहीं, 2/3 जो मेजोरिटी है। जो इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है कोई आम प्रोसेस नहीं है ना, ये जो डिफरेंट जो प्रोसेस होता है जहां पर 2/3 जो मेजोरिटी है उनसे पास आउट होना जरूरी है। द रेजोल्यूशन इज देन सेंट टू द अदर हाउस। क्या होता है भाई, एक हाउस में जैसे राज्यसभा में लाया गया तो वहां से 2/3 मेजोरिटी से पास आउट होना पड़ेगा उसको, फिर अदर हाउस में जाएगा, वहां पर भी जो डिस्कशन होगा, फिर उसको वोटिंग होगा, तो वहां पर भी जो 2/3 जो मेजोरिटी से उनको पास आउट होना जरूरी है। इफ द अदर हाउस आल्सो पास इट बाय अ 2/3 मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबर्स, द प्रेसिडेंट स्टैंड इम्पीच्ड। अब ऐसे सिचुएशन में वो जो प्रेसिडेंट है या फिर कोई भी जो अदर जो गवर्नमेंट जो ऑफिसर है जिनके थ्रू इम्पीचमेंट लाया गया है, तो उनको इम्पीच कर दिया जाएगा और उनको जो उनके पद से, उनके जो पोस्ट से उनको हटा दिया जाएगा। ये एक जो डिफिकल्ट जो प्रोसेस होता है, और जो हमारे यहाँ अभी भी किसी भी जो प्रेसिडेंट है उनको इम्पीचमेंट के थ्रू हटाया नहीं गया है। ये जो इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है, द पार्लियामेंट कैन आल्सो इम्पीच द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ऑफ इंडिया। तो वो जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो दोनों के जो जजेस हैं उनको भी इसी तरीके से हटाया जा सकता है। और साथ ही साथ ये जो इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस होता है तब प्रेसिडेंट हट सकता है या फिर अपने मन से भी वो जो है रिजाइन बिफोर 5 इयर्स पहले रिजाइन कर सकता है। ये जो होता है बेटा कि आपका जो डिफरेंट जो हमने जो हमारे जो यूनियन जो लेजिस्लेचर थे, जो पार्लियामेंट हाउस थे, उनसे रिलेटेड जो डिफरेंट जो पॉइंट थे उसके बारे में हमने जो कंप्लीट जो स्टडी यहाँ पर कर लिया। नेक्स्ट आपको बेटा आपका जो एक्सरसाइज मिलेगा, तो एक्सरसाइज है उसका जो सोल्यूशन है बेटा ऑलरेडी मेरे द्वारा प्रोवाइड कर दिया गया है। एक्सरसाइज का सोल्यूशन आप देख सकते हैं, ऊपर आई बटन में लिंक मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। आप जो है प्लेलिस्ट में जाइए यूट्यूब चैनल में, वहां पर आपको एसएससी का जो है आंसर की वाला जो क्लास 8 का वहां पर मिलेगा, वहां पर आपको लगभग सभी जो चैप्टर है उसके जो सोल्यूशन आपको वहां पर मिल जाएंगे। बेटा इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट्स कीजिए। और बेटा अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि अदर जो डिफरेंट जो चीजें हैं आपके जो स्टडी से रिलेटेड उनका भी आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिल सके। ओके बेटा, थैंक यू।